छोड़िए, मूवी का स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या फिलोसफी, है ना। किसको किसको पहले किसने पढ़ा हुआ है फिलोसफी, या हल्का इंटरेस्ट किसको है फिलोसफी में है? ठीक है, और कोई है तुमको? हाँ देखिए, और कोई जिसने फिलोसफी पढ़ा हो या फिर इंटरेस्ट हो? हाँ, फिलोसफी सुन के क्या समझा रहे हैं? हाँ, लाइफ के बारे में, ठीक है, और कुछ? हाँ ठीक है, और हाँ हाँ एकदम सही, ऐसी बातें तो सोचने पे मजबूर कर दे। अगर हिंदी लेवल लैंग्वेज में बोलोगे तो वही है। तो देखो भाई, अभी तक क्या आपको पढ़ाया क्या? जनरल साइंस और सोशियोलॉजी, ठीक है, पढ़ाने का तरीका हर में अलग था। अब फिलोसफी आपको कैसे पढ़ना करता है, ठीक है, आपको कैसे पढ़ना भी है फिलोसफी, बताएं थोड़ा। आज रिंसी नहीं आई है ना, अभी ऑनलाइन है, ठीक है। चलो, फिलोसफी को आपको कैसे पढ़ना है? सबसे पहले देखो, जो भी हम बता रहे हैं यहाँ पर एट प्रेजेंट, ठीक है, मेमोराइज कैसे करना है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि सीजीपीएससी में जो सबसे हार्ड है कुछ, तो वो है भैया फिलोसफी। हमसे बस फिलोसफी हो जाए, बाकी तो हम खुद ही कर लेंगे, ऐसा बोला जाता है, लोगों का कथन है, ठीक है। तो फिलोसफी को हमको पढ़ना कैसे, क्योंकि देखो सोशियोलॉजी में क्या बोला था, सबसे ज्यादा अगर स्कोरिंग कुछ है तो वो क्या है? सोशियोलॉजी। साइंस का तुमको टेक्निक हर किसी को तुमको बता दिया है कि हाउ यू हैव टू राइट द थिंग्स, कैसे आपको लिखना है ना। क्योंकि साइंस में क्या है, साइंस में सब चीज कंसेप्ट बेस्ड है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसी का आंसर आपको देना है, ठीक है। सोशियोलॉजी में आपको थोड़ा इंटर रिलेट करना है, लेकिन फिलोसफी में तो आपको पूरा चीज को अप्लाई करना है ना। ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड हर चीजें आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है, आपको थोड़ा अपना भी एनालिसिस करना पड़ेगा। फिलोसफी में जैसे कि मैं बोलते जाती हूँ, आप लिखते जाते हैं, ठीक है, वो तो मोड आप ऑन रखेंगे, लेकिन इतना भी ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे लिखने में कि सुनने पर ध्यान ही ना रहे, ठीक है। तुम्हारे कान और तुम्हारा हाथ और तुम्हारा दिमाग तीनों एक सिंक में चलना जरूरी है, समझ में आया? ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई अगर हंसी मजाक की बात बोल दूं तो वो भी तुम लिख लो, ठीक है। गेम खिला रही तो गेम का नाम भी लिख लिया है, नहीं, लेकिन जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, वो पॉइंट्स को आप क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। बात समझ में आ रही है? दूसरा चीज देखो, नोट्स आपको क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है नोट्स? पढ़ने के लिए, है कि नहीं, कि बाद में याद रहे, नोट्स इसलिए दिया जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। लेकिन देखो, नोट्स में कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लो फ्लो में बहुत सारे कोटेशंस आपको बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा क्या हो, वैल्यूएबल हो। इसलिए बोल रही हूँ, इस बार जो फिलोसफी की क्लास रहेगी उसमें आपको क्या करना है, जो मैं बोल रही हूँ मेरे बोलने पे, अपने लिखने पे ध्यान बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है, सुनोगे और लिखोगे। बात समझ में आ रही है? नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। और अब मेन बात आती है क्या कि क्या सोर्सेज हैं फिलोसफी के। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू? मिताली, नंदिनी एंड रिंसी? यस मैम। दी जाएगी, थिएटर क्लोज होने वाला है। आवाज आ रही है यस मिताली? मैम। ठीक है, तो आपको क्या बता रहे थे कि आपको कैसे लिखना है, ये चीज समझ में आए कि फिलोसफी की अगर क्लास में हो तो मैंने जो भी बोला है, जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है, वो चीज को आप क्या करेंगे? नोट डाउन करें। और आपको फिलोसफी कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम जो नोट्स देने वाले हैं आपको, वो आपके लिए मोर देन, क्या बोला, मोर देन सफिशियंट है। उससे अलावा कहीं भी नहीं भागना है। अगर उतना ही आपने पढ़ लिया कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, है ना, तो आपका हर एक क्वेश्चन जो कि मैं आपको देती हूँ 10 साल के क्वेश्चन, वो पूरा क्या कर लोगे? सॉर्ट कर लोगे, ठीक है। अभी तक क्या हमारा पैटर्न क्या रहता था, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, है ना, मैं आपको बताती थी और उस हिसाब से आप लिख कर लाते थे। इस बार हमको वैसा नहीं करना है। कल तक के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आएंगे। अगर आपको प्रिंट आउट मिलता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप सभी उसको प्रिंट आउट करवा के अपने पास रखेंगे। वो हमारे लिए क्या है? क्लास में अंदर घुसने की चाबी। फिलोसफी की क्लास में अगर अंदर घुसना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? क्वेश्चन पेपर, कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब लिखना कैसे है, बात इसकी आती है। हर किसी को पता है 2 नंबर में कितना, 4 नंबर में कितना और 8 नंबर में कितना। इस बार आप क्या करने वाले, अगर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया तो आप उसको मैंने जो बताया उससे तो रिलेट करेंगे, लेकिन घर में जाके उस क्वेश्चन को क्या करके लाएंगे? सर्च। और सर्च करने के बाद मेरे को चाहिए उसका एग्जैक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है?
क्योंकि फिलोसफी इज मोर लाइक एन अप्लाइड पार्ट। बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चंस इस बार कैसे लिखना ये समझ में आया, क्योंकि अभी तक की जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा ही सरल थी, बहुत सरल थी। फिलोसफी में एक दिन हम ऐसा करके देखते हैं, आप सर्च करके देखिए, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं देंगे, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, और अगर नहीं हो पाए तो हम करवाएंगे फिर, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई क्या अहम बातें। अब हमारे साथ आई है कौन, एक नई कैरेक्टर जो हमारे पूरे फिलोसफी में रहने वाली है साथ, है ना, इनका नाम है जिनी। क्या नाम है? जिनी डोसा मत कंसिडर कर लेना, है ना, ये कौन है हमारी जिनी, ठीक है। अब देखो सोशियोलॉजी में हमको क्या था, बहुत मतलब है सबके गुण जानने से, है कि नहीं, सबके कैरेक्टर सबके फीचर्स हमको जानना अति में पसंद है। तो वैसे ही ये जो हमारे साथ हमारी दोस्त आई है जिनी, इसके भी थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं। ये है बहुत ज्यादा ही क्यूरियस इंसान, इनको हर चीज जानने की बहुत ज्यादा क्या होती है, उत्सुकता, अति में एक्साइटेड, हर एक चीज का उसके पास क्या रहता है, क्वेश्चन, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर ये वर्ड है तो उसका मीनिंग क्या है। तो ये बीच बीच में क्या आ जाएंगी, हमारे पास आ जाएंगे पूछने के लिए, अरे ऐसे क्यों, अरे ऐसे क्यों। बात समझ में? कौन है ये, आज से तुम्हारी दोस्त है, कौन है ये, जिनी, जिनी द फिलोसोफर, ठीक है। ये कौन है, जिनी द फिलोसोफर, कार्टून कैरेक्टर नहीं समझना, ये हमारी दोस्त है और आप सबकी टीचर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हुआ। अब देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में फिलोसफी को, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, हम है आरची, ये है जिनी और हमारे साथ है राशि, ठीक है। हम तीन का एक क्या है, ग्रुप है, ठीक है। अब ग्रुप है तो नॉर्मली बात हो रही है हर इंसानों के बारे में, हर इंसान के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है, एक सिंपल से एक टॉक चल रहा है कोई इंसान के बारे में। तो ये जीनी आती है और बोलती है कि हर एक इंसान जो है वो कुआं जैसा है। कुआं मतलब वेल, हर एक इंसान किसके जैसा है, कुआं जैसा, ठीक है। तो बोले हर एक इंसान कुआं जैसा। अब हमें तो समझ में नहीं आया कि कुआं का मतलब क्या। तो ये बोलती है कि इंसान जैसे कुआं के जितने अंदर जाते जाओगे उसकी गहराई का क्या होगा, पता लगेगा, वैसे ही इंसान के जितने अंदर जाओगे तो उसकी गहराई का पता चलेगा कि उसके गुण क्या है, उसके कैरेक्टर्स है क्या, वो इंसान कैसा है। मैंने क्या बोला था कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखने में वेल एंड गुड और अंदर से जाओगे तो उतने ही क्या हो सकते हैं। भैया पॉजिटिव है कि नेगेटिव हमें क्या मालूम, हमने तो बाहर से देख के उनको क्या किया था, जज किया था। तो ये जीनी बोलती है कि हर एक इंसान जो है वो कुएं के समान है, एक वेल के समान है, जिस गहराई में जाते जाओगे उतना ही उसको क्या पाते जाओगे, अच्छा पाते जाओगे या बुरा पाते जाओगे, बेस्ड ऑन योर ओन परसेप्शंस। बात समझ में आई? परसेप्शन का मतलब पता है ना, दृष्टिकोण। ठीक है। अब हम बोले भैया, हमारी दोस्त है ना, तो अब हम बोले कि क्या तुम अपनी फिलॉसफी मत झाड़ा करो ज्यादा। क्या बोल दिया, तुम अपनी फिलॉसफी मत झाड़ा करो ज्यादा। वहीं हमारी एक दूसरी फ्रेंड आई राशि, वो बोलती है क्या बात है, एकदम सॉलिड फिलॉसफी है तुम्हारी। तो क्या बोली, एकदम सॉलिड फिलॉसफी। दो इंसान दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन। हमने क्या बोला, हाँ क्या फिलॉसफी झाड़ रहे हो, इसने बोला क्या सॉलिड फिलॉसफी है। अब ये जीनी हो गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उत्सुक, बोले दोनों के दोनों बोल रहे हैं फिलॉसफी। अब ये फिलॉसफी क्या है भैया, बताओ तो जरा कि फिलॉसफी है क्या। जीनी क्या है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है, ठीक है। तो जीनी बोली कि फिलॉसफी क्या है, बताओ फिलॉसफी क्या है। तो फिर क्योंकि आरची तो एक टीचर है ना, तो वो बताएगी कि फिलॉसफी है क्या, ठीक है। तो फिलॉसफी क्या है बताइए। हमारी पेन ही गायब हो चुकी है। चलो, तो फिलॉसफी जो है वो एक्चुअल में अगर आप वेस्टर्न और आप इंडियन कंसेप्ट की बात करते हैं तो फिलॉसफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखिए, वेस्टर्न कंसेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे टर्म आता है क्या, फिलॉसफी, ठीक है। ये जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या है, एक फिलो, दूसरा है क्या, सोफिया। क्या है दो वर्ड, एक है फिलो, दूसरा है क्या, सोफिया, ठीक है। तो ये जो फिलो वर्ड है, फिलो, फिलो मतलब क्या होता है, लव। फिलो मतलब क्या होता है, लव, ठीक है। एक बात बताओ, तुमने सोप वाला कंसेप्ट पढ़ाया था तुमको, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, है ना। फिलिक क्या होता था, जल की तरफ जाते मतलब लव का अट्रैक्शन, मतलब या सॉरी वाटर का अट्रैक्शन या पानी के लिए प्यार। तो वैसे ही सेम यहाँ पे क्या है, ये फिलो, फिलो मतलब क्या होता है,
लव, फिलो का मीनिंग क्या है, लव, और सोफिया मतलब होता है क्या, विजडम, क्या, ठीक है, विजडम। तो ये तो हो गया हमारा क्या, वेस्टर्न कंसेप्ट कि एक्चुअल में फिलोसफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, एक है तुम्हारा फिलो, दूसरा है तुम्हारा सोफिया। फिलो मतलब होता है लव और सोफिया मतलब होता है विजडम। तो फिलोसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम। विजडम मतलब क्या, विजडम मतलब क्या, प्रतिमा, रिंशी, नंदिनी एंड मिताली, एम आई ऑडिबल टू यू? यस मैम। क्या बोर्ड, बोर्ड दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है? जी मैम। जी मैम। ठीक है, चलिए तो बताओ विजडम मतलब क्या, विजडम से आप क्या समझते हैं, ऑनलाइन में कोई बताएगा विजडम क्या है? हाँ ठीक है, और कुछ? विजडम मतलब क्या, कोई भी हल्का फुल्का, हमको तो आइडिया चाहिए रहता है हर चीज का, क्या होता है विजडम? नॉलेज। ठीक है, किसी ने नॉलेज बोला है, ठीक है, आई थिंक इट्स प्रतिमा, ठीक है, और कुछ? हिंदी में क्या बोलते हैं जब, हाँ वेरी गुड, इसी चीज का इंतजार था, बुद्धि, है ना। विजडम मतलब क्या होता है, बुद्धि, बुद्धि मतलब क्या होता है, हाँ, बुद्धि मतलब क्या होता है, सोचने की क्षमता, और कुछ? और किसी को पता है, तुम बुद्धिमान हो, बताइए तो भैया ये बुद्धि क्या है, बोलिए, बोलते हो ना तुम बुद्धिमान हो, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो व्हाट इज दिस बुद्धि, विजडम क्या है? मैम कोई भी तथ्य को समझने का एक कोई भी जरिया। चीजों को समझने की ताकत बोल रहे हो? हाँ। अच्छा देखो, अब एक यहाँ पे क्या आता है, फिलोसफी में तुमको बताया कि वेस्टर्न कंसेप्ट के हिसाब से, या फिर वेस्टर्न में बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, फिलोसफी, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। फिलो मतलब होता है लव और सोफिया मतलब होता है विजडम। लव ऑफ विजडम मतलब ये क्या, बुद्धि से प्यार, या बुद्धि के लिए प्यार भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में अगर आप बोलोगे तो नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, विजडम मतलब होता है बुद्धि। देखो हो सकता है कि अगर ये थोड़ा जैसे अपन हिंदी में बोलते तो हो सकता है सिनोनिम हो जाए, लेकिन एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई एक नॉलेजेबल पर्सन लो, विजडम वाले को क्या बोलते हैं, एक वाइस मैन, वाइस मैन सुना है ना। देखो नॉलेजेबल मतलब क्या होता है, हाँ, जिसके पास ज्ञान है, और वाइस जिसके पास बुद्धि है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट। नॉलेज वाला क्या बोलेगा, मेरे को ये चीज पता है कि ये ऐसे ही होती है ना, या फिर वो कैसे बोलेगा, आई नो एवरीथिंग, है ना, बोलेगा ना कि मुझे हर चीज पता है। अगर मान लो किसी ने स्पेशलाइजेशन किया है किसी फील्ड पे, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, मुझे तो सब चीज पता है उसके बारे में, आप ना बताइए, मुझे तो सब चीज पता है। वहीं पे एक वाइस पर्सन का लॉ, एक बुद्धिमान इंसान को लॉ, वो क्या बोलेगा, उसको अगर कोई चीज पता भी होगी ना तो भी वो बोलेगा मुझे तो कुछ नहीं मालूम। क्यों, क्योंकि उसके लिए रहती है क्या, क्यूरियोसिटी। विजडम मतलब क्या, बियॉन्ड द नॉलेज जाना, कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, ठीक है, उसके भी बियॉन्ड सोचने की जो क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विजडम। बात समझ में आई? नॉलेज और विजडम में क्या फर्क, नॉलेज मतलब ज्ञान जो आपके पास है, ठीक है, लेकिन नॉलेज के बियॉन्ड जो सोचना है वो क्या है आपका, विजडम, ठीक है। क्या हम लोग बात करते थे मोक्ष की, साल्वेशन, अल्टीमेट, अल्टीमेट गोल होता था ना, तो वैसे ही अगर नॉलेज मतलब आपका ज्ञान है, तो ज्ञान के बियॉन्ड जो भी चीज देखा, पढ़ा, सुना है, उसके बियॉन्ड जो सोचने की आपकी क्षमता है, उसको आप क्या बोलते हो, विजडम। और वैसे इंसान को आप क्या बोलते हो, वाइस मैन, WISE, वाइस मैन। बात समझ में आ रही है? क्यों इसको बोला है लव और विजडम, क्यों, क्योंकि हर चीज में तर्क करने की क्षमता होना, रीजनिंग करने की एबिलिटी, कि अगर ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बच्चे लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, रहते नहीं रहते, हर चीज को उनको जानना है। अगर घंटी बज रही है तो कैसे बज रही है, ठीक है, अगर ये क्लोथ पहना है तो क्यों पहना है। बात समझ में आ रही? तो वो क्या है, क्यूरियोसिटी का लेवल, कि हर चीज को जानने की क्या होती है, उनमें क्षमता होती है। क्या फिलोसफी का मतलब समझ में आया, कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में समझ में आया? विजडम और नॉलेज के बीच में एक डिफरेंशिएशन समझ में आया, कि नॉलेज क्या है और विजडम क्या है?
समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आया कि क्या है भैया विजडम? प्रतिमा, नंदिनी, मिताली, हाँ या ना, कुछ बोलिए। जी मैम समझ में आया। जब आप अपने Yes, रेशनल ma'am. और लॉजिक यूज करते हो टू प्रूव और क्वेश्चंस करते हो, तब आप विजडम वर्ड यूज करते हैं। वापस से एक बार बोलिए, काफी होश पोश हुआ। मैम विजडम हम तब यूज करेंगे, या वो शब्द होता है जब हम आप कोई सी भी चीज के लिए अपने रेशनल्स या लॉजिक यूज करते हैं, वो Yes. सही है या गलत, तब हम उसे विजडम कहते हैं। और फिर जो चीज जैसी है उसको नॉलेज कहेंगे। हाँ, जो चीज आपके पास है, जो स्पेसिफाइड है, अगर आप किसी चीज के क्या बोलते हैं उसको, स्पेशलाइजेशन है ना, तो क्या हो जाएगा, आप क्या देखो एक कोट है, उससे आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वाइज मैन क्या बोल रहे हैं देखते हैं। द मोर वन नोज, द मोर वन नोज, इसको एक एग्जाम्पल से भी समझाते हैं। द मोर वन नोज, क्या बोल रहे हैं वाइज मैन, ये बोलते हैं द मोर वन नोज, क्या बोला, द मोर वन नोज, मतलब एक इंसान जितना भी चीज जानता है, ठीक है, एक इंसान जितनी भी चीज जानता है वो फील करता है कि कितना कम मुझे पता है। समझ में आया? वाइज मैन की एबिलिटी हमेशा से कैसी रहती है कि अपने नॉलेज को हमेशा से एक्सटेंड करना है उसको। वो जो है कन्फाइंड एरिया में नहीं रहेगा, एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहेगा कि मैं अगर साइंस का स्पेशलाइजेशन है तो मैं साइंस तक ही रह जाऊं, मैं और कुछ किसी सब्जेक्ट को मैं एक्सप्लोर ही ना करूं, आसपास की मेरी सराउंडिंग है उसके बारे में भी मेरे को उसके बारे में पता नहीं है। वाइज मैन, जो विजडम की हम बात करते हैं, है ना, भारी भरकम शब्द है विजडम, तो ये विजडम से ही क्या बोल रहा है कि जितना मैं जानता हूँ उतना मुझे ही एहसास होता है कि कितना कम मैं जानता हूँ। फिलोसफी ऐसी है भैया, है ना। क्यों उसको कुआं का एग्जाम्पल क्यों दिया, किसी ने समझा? यू हैव टू गो डीप इनसाइड। फिलोसफी ऐसी है, अगर आप जब तक अंदर तक नहीं जाएंगे, तह तक नहीं जाएंगे, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, ट्रिक्स लगेगी, सब ऐसा लगेगा सब ऊपर ऊपर हवाई चल रहा है ना, कुछ भी चीज हवाई नहीं। इसलिए जैसे हर एक इंसान एक कुएं की तरह है, आप जितना डीप जाएंगे उतना उस इंसान के बारे में पाएंगे। वैसे ही फिलोसफी में यू हैव टू सी वेयर, आउटसाइड और इनसाइड, इनसाइड, है ना, जितना अंदर तह तक जाओगे उतना ज्यादा क्या होते जाएगा, चीजें समझ आती जाएगी। आज तो वैसे भी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये तो इसने क्या बोला, ये समझ, द मोर वन नोज, द मोर वन नोज हाउ लिटिल वन नोज। ठीक है, वापस आते हैं। अब ऐसे तो फिलोसफी की बात हो गई ना, करंट सिचुएशन देख लेते हैं। करंट सिचुएशन में कैसे चलेगा, आप सभी किसकी तैयारी कर रहे हैं? हर बार हमारा प्रश्न यही रहता है, किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीजीपीएससी की, ठीक है। अब क्या होता है, एग्जाम के एक दिन पहले, हाँ, हमने देखा बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, मार्केट में भरपूर मात्रा में सभी क्या है, रिसोर्सेज, पढ़ने की चीजें। करंट अफेयर कुछ देख लिया तो दिमाग खराब हो जाता है कि हमने क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा तो बहुत सारा है, आपने पढ़ा बहुत सारा है, लेकिन अगर एक भी चीज एग्जाम के एक दिन पहले आपको दिख जाए तो क्या लगता है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। वही है विजडम, वही है वाइस मैन, कि बहुत सारी चीजें आपको पता है बट स्टिल यू थिंक कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये डायलॉग सुना है क्या, टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, सुना है? क्या बोलते हैं वो मुझे चीज बताइए जो मुझे नहीं पता हो। ये होता है एक नॉलेजेबल पर्सन की निशानी, समझ रहे हो। और वाइस मैन क्या बोलेगा, आई नो दैट आई डोंट नो, आई नो दैट आई डोंट नो। आज से यही बोलना सबके साथ, क्या बोलोगे, आई नो दैट आई डोंट नो। क्योंकि नॉलेज क्या है, एक एसेट है आपके लिए, एसेट समझते हैं ना सभी। हाँ, जितना एक्सपांड करते जाएंगे उतना ज्यादा वो बढ़ेगा। नॉलेज कभी भी आपका जीरो नहीं होता, वो हमेशा इनलार्ज होता है, ठीक है। ब्यूटी जो है वो आपकी क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी है, थोड़ा इकोनॉमी में घुस जाते हैं। ब्यूटी क्या है, ब्यूटी कैन फेड विद टाइम भैया,
ब्यूटी जो है आपके वक्त के साथ साथ ढल सकती है, लेकिन नॉलेज आपका वक्त के साथ साथ क्या होगा, हमेशा बढ़ने वाला है। जैसे मैंने सोशलाइजेशन के बारे में बताया था कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप इस बच्चे रहेंगे तो अलग सीखेंगे, बड़े होंगे तो अलग सीखेंगे, और बूढ़े हो जाएंगे तो भी आप कुछ अलग सीखेंगे। हो सकता है भगवान की तरफ आपका झुकाव ज्यादा हो जाए, लेकिन हर एक स्टेज में आपको कुछ ना कुछ सीखना ही है। तो वाइज पर्सन कौन होगा, जो कि बोलेगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। नॉलेजेबल पर्सन कौन होगा, जो बोलेगा मुझे तो सब कुछ पता, तुमको क्या पता, तुमको कुछ नहीं पता। बात समझ में आई? ईच एंड एवरीवन। हाँ, प्रतिमा, नंदिनी, आप लोग को सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट में। ये तो हो गया किसकी, वेस्टर्न फिलोसफी की बात। ठीक है, अब थोड़ा सा हमारा क्या देखना है हमको, इंडियन फिलोसफी में क्या, इंडियन में फिलोसफी को क्या बोलते हैं, इंडियन फिलोसफी को क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी को मालूम? हाँ, दर्शन, दर्शन, दर्शन वर्ड है ना। दर्शन। दर्शन कोई लड़का नहीं है यहाँ पर, ओके, इट्स फिलोसफी जो दर्शन है। अब ये जो दर्शन है, ठीक है, ये दर्शन कौन से वर्ड से आया है, दृश्य। कौन सा वर्ड है, दृश्य। मतलब क्या होता है, देखना, टू सी, एग्जामिन, है ना, इंटरप्रिटेट, कोई सब चीज है। टू सी, एग्जामिन, इन्वेस्टिगेट, सब एक ही तो चीज है कि चीजों को देखना। सोशल रिसर्च में तुमको मैंने ऑब्जर्वेशन पढ़ाया था। हाँ, सोशल रिसर्च में ऑब्जर्वेशन पढ़े हो तुम लोग? ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता था, देख के चीजों को आप ऑब्जर्व करते थे ना। मैंने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आपका आंखों देखा ज्यादा बेनिफिट करता है कंपेयर टू योर ईयर्स, जो कि सुन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंडिया की बात करो तो इंडियन फिलोसफी मतलब क्या है, भारतीय दर्शन शास्त्र। ठीक है, ये जो वर्ड दर्शन है वो कौन से वर्ड से आया है, दृश्य। ठीक है, ये जो दृश्य है उसका मतलब क्या होता है, टू सी, एग्जामिन, या फिर इन्वेस्टिगेशन, या फिर इन्वेस्टिगेट। उसका मतलब ये चीजों को देखना, एग्जामिन मतलब, हाँ, और इन्वेस्टिगेट मतलब भी वही होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है, सिनोनिम, समानार्थी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको कैसे करना है, यही सब वर्ड्स को यूज करना है। अब आप बोलेंगे कि ये तो हो गई बात कि इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी का वर्ड्स कहाँ से है। एक्चुअल में फिलोसफी है क्या, एक्चुअल में फिलोसफी है क्या? चलो, तो क्या सबने डोरेमोन के गाना सुना है? डोरेमोन का गाना सुनो नहीं सुनो? अरे बताओ फिर क्या गाना है उसका। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या है डोरेमोन का गाना? हाँ, पहला एग्जाम्पल में आ गई हमारी जीनी, दूसरे में आ गए कुआ, और अब आ रहे कौन, डोरेमोन साहब। स्वागत करिए डोरेमोन का। कहीं में ताली नहीं बजाने लगेंगे, आ रहे हैं डोरेमोन। चलो बताओ डोरेमोन का गाना क्या है, अरे बताओ। किसी को पता है क्या डोरेमोन का क्या गाना है? मिताली, नंदिनी, प्रतिमा, रिंसी, हाँ, कार्टून नहीं देखते हो यार? मैम वो जिंदगी सवार दो एक नई बहार दो। वेरी गुड। ठीक है, उसमें क्या लाइन्स आती है, स्टार्ट क्या होता है? अब वो गाने में नहीं जाना है, मैं ही भूल गई क्या बोलने वाली। आगे क्या बताओ, तो जिंदगी सवार लूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार, मैं किसी का सपना हूँ जो आज तक, हाँ, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं, फिर आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, फिर बोलो ना। अरे यार तुम लोग वर्ड सीखो गए यार तुम्हारे चक्कर में। क्या था और? या हेलीकॉप्टर। हाँ हाँ, आगे आगे, हेलीकॉप्टर के बाद, हेलीकॉप्टर के बाद बताओ, देखते हैं किसने बचपन में कार्टून देखा है। हाँ हाँ, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। डोरेमोन। चलो ठीक है, इसमें क्या बोला, एक वर्ड आता है जो शायद मेरे दिमाग से मिसप्लेस हो गया, बहुत अच्छा वर्ड है वो, भूल गई हूँ मैं। लेकिन इसमें भी एक वर्ड है, क्या है, जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार, है ना। तो देखो, जिंदगी सवार दूं, ठीक है, और एक नई बहार दूं, अगर फिलोसफी आप पढ़ोगे तो आपकी जिंदगी जो है वो एक्चुअल में संवरने ही वाली है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा आपके में क्या आएगा, डायनामिज्म आ जाएगा। ठीक है, चीजों को सोचने की, तर्क करने की जो क्षमता है वो इतनी ज्यादा आ जाएगी कि आप जो एक शांत इंसान बन जाओगे। जितना बकबक बकबक करते रहते हो ना,
बेफालतू का, अगर कभी लड़ाई हो जाए तो उतने ही आप में क्या आ जाएगा, कामनेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप ये प्रिपरेशन करते हो तो आप देखना आप में मतलब पहले आप जो थे और अब आप जो, उसमें क्या है 360 डिग्री चेंजेस। तो वैसे ही फिलोसफी पढ़ने के बाद जो है आपके में क्यूरियोसिटी लेवल, आपकी रेशनैलिटी है ना, एग्जामिन करने का तरीका, ठीक है, सब चीज से आप इतने ज्यादा इंस्पायर हो जाओगे कि अपने आप को नहीं भूलना है, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो डोरेमोन का एक लाइन था, उसी लाइन को यूज करना है, इसलिए तुमको क्या बताया है, डोरेमोन का गाना। ठीक है, याद रखोगे ना, तुम्हारी जिंदगी क्या होने वाली है, संवरने वाली। किससे संवरने वाली है, फिलोसफी से। और हमारे साथ कौन आई हुई है अभी नई सदस्य, जीनी। जीनी जीनी को कोई नहीं भूलेगा, वो जीनी जो है वो एंड तक के हमारे साथ रहने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या, फिलोसफी के डेफिनेशन की। ठीक है, हमने देखा इंडियन, हमने देखा वेस्टर्न, लेकिन एक्चुअली व्हाट इज फिलोसफी, वो भी तो जानना पड़ेगा, नहीं जानना पड़ेगा? ठीक है, तो लिखो भैया डेफिनेशन सभी के सभी। हाँ, सबसे पहले ये जान लेना कि फिलोसफी इज रूट ऑफ ऑल द नॉलेजेस। क्या बोला, फिलोसफी इज रूट ऑफ ऑल द नॉलेजेस, मतलब कि जितने भी ज्ञान है, जितने भी नॉलेज है, उन सब की जड़ कौन है, तुम्हारी फिलोसफी। और साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं पता है, मदर ऑफ ऑल द नॉलेजेस, ये माँ है सब। क्योंकि लास्ट में भी अगर आपने बीएससी किया, अगर आपने एमएससी किया, तो आपने क्या करना है लास्ट में, पीएचडी। पीएचडी का फुल फॉर्म मालूम किसी को? यस, हर एक चीज में आपको क्या करना है, पीएचडी। तो आपका जैसे कि आपका सोशियोलॉजी हर किसी से, आपके जो सोशल साइंसेस था उससे क्या था, कनेक्टेड रहता था, वैसे ही ये फिलोसफी एट द लास्ट हर किसी से क्या है, कनेक्टेड है। इसीलिए एरिस्टोटल बोलते हैं, कौन बोल रहा है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं, फिलोसफी इज द फर्स्ट एंड द लास्ट साइंस। क्या बोल रहे हैं, फिलोसफी इज द फर्स्ट एंड द लास्ट साइंस। फर्स्ट क्यों, क्योंकि ये जड़ है, ये रूट है ऑफ ऑल द नॉलेजेस। जितनी भी आप बोल सकते हो ब्रांचेस हैं जो आज प्रेजेंट है, या ऑलमोस्ट ब्रांचेस जो भी आज प्रेजेंट है, वो सब की सब कहाँ से निकली हुई है, फिलोसफी से। जैसे कि आपने देखा था कि आपके सोशल साइंस के अंदर में क्या आता था, एंथ्रोपोलॉजी आता था, पढ़ाया था, पॉलिटिकल साइंस आता था, वैसे क्या था, साइकोलॉजी आता था। तो वैसे ही ये फिलोसफी से ही क्या है, पूरी की पूरी ब्रांचेस या ऑलमोस्ट ब्रांचेस जो है वो निकली हुई है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि एरिस्टोटल सेड, लिखिए भैया, एरिस्टोटल सेड फिलोसफी इज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल टू यू? जी मैम। आपको भी Yes, ma'am. लिखिए, क्या बोले, एरिस्टोटल सेड फिलोसफी इज द फर्स्ट एंड द लास्ट साइंस। पहला और अंतिम क्या है, विज्ञान है, साइंस है। ठीक है, फर्स्ट एंड द लास्ट साइंस। और पॉइंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि फिलोसफी इज द रूट ऑफ ऑल द नॉलेजेस। जितनी भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, उसका जड़ कहाँ है, फिलोसफी में। और साथ ही साथ फिलोसफी को क्या बोला गया है, इट इज द मदर ऑफ ऑल द नॉलेजेस। लिखा सबने, 3 पॉइंट बोले, इट इज द मदर ऑफ ऑल द नॉलेजेस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, एरिस्टोटल सेड इट इज द फर्स्ट एंड लास्ट साइंस और रूट ऑफ ऑल द नॉलेज। मतलब कि ये जैसे अभी समझाए कि आप कितना भी ग्रेजुएशन करो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, एट द लास्ट यू हैव टू डू द पीएचडी। पीएचडी मतलब ही होता है क्या, हाँ, फिलोसफी उसमें आता है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट आपका किससे इंटरकनेक्टेड हो जाता है, फिलोसफी से। जैसे कि हमने देखा था सोशियोलॉजी वाज कनेक्टेड टू अदर सोशल साइंसेस। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोला है, रूट नॉलेज। क्योंकि आज अगर आप पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, फिलोसफी का अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे, जितने भी ब्रांचेस है वो सब की सब कहाँ से ही निकली हुई है, फिलोसफी से ही निकली हुई है। ठीक है, फर्स्ट साइंस तो इसलिए बोल दिया क्योंकि वो मदर है, वो रूट है। लास्ट साइंस इसलिए बोला क्योंकि जैसे अल्टीमेट गोल हमारे लाइफ का साल्वेशन होता है, वैसे ही आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी बोल लो, अल्टीमेट जो है वो आपका पीएचडी ही होता है। आपको फिलोसफी में एंटर करना ही होगा, आप अपने आप ही एक फिलोसोफर जो है वो बन जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि रैंडमली ये वर्ड यूज किया जाता है कि आपकी फिलोसफी काफी अलग है। ठीक है, फिलोसफी का मीनिंग नहीं पता होगा लोगों को, बट स्टिल दे से तुम्हारी फिलोसफी अलग है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिलोसफी का तुमको एक डेफिनेशन बताया, एरिस्टोटल जो बोलते हैं, बता दिया। अब दूसरा लिखिए थोड़ा,
philosophy signifies a natural and necessary urge in human beings to know themselves and the world in which they live, and have their being. सबने लिख लिया है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया? यस मैम। नहीं हम बताए। चलो बताएं अब क्या है फिलोसफी। क्या लिखा है, एक एक वर्ड पढ़ना है। फिलोसफी सिग्निफाइज अ नेचुरल, क्या बोला है? फिलोसफी सिग्निफाइज अ नेचुरल एंड नेसेसरी अर्ज इन ह्यूमन बीइंग। अर्ज का मतलब, अर्ज से तात्पर्य, अर्ज मतलब इच्छा, ठीक है, उत्सुकता, इच्छा, है ना, ठीक है। तो फिलोसफी सिग्निफाइज अ नेचुरल एंड नेसेसरी अर्ज इन ह्यूमन बीइंग टू नो देमसेल्फ, खुद को पहचानना भी है, और साथ ही साथ इन द वर्ल्ड इन विच दे लिव। मतलब फिलोसफी क्या है? एक नेचुरल, मतलब जो आपको मिली है। नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे कुछ कुछ गुण क्या होता है? नेचुरल होते हैं, है ना। जैसे कि मदर और फादर है, उनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमको भी मिले हुए रहते हैं। कैसे मिलते हैं? जीन्स के थ्रू। सबको साइंस बताया ना, जीन्स के थ्रू हमें मिले। तो वो क्या है? एक हेरिडिटरी मटेरियल है ना, जो कि हमारे पेरेंट्स से हम तक ट्रांसफर आए। तो कुछ कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेचुरल है। तो वैसे ही इसमें बोला है कि फिलोसफी सिग्निफाइज अ नेचुरल एंड नेसेसरी अर्ज। मतलब एक अगर व्यक्ति है, एक ह्यूमन बीइंग है, तो क्या होता है? उसके में एक नेचुरल शक्ति, एक प्राकृतिक शक्ति होती है, और दूसरा क्या है? एक नेसेसिटी है, एक आवश्यकता है कि वो क्या करना चाहता है कि अपने बारे में तो वो जानना चाहता ही चाहता है, लेकिन साथ ही साथ जिस सराउंडिंग में वो रहता है उसके बारे में भी वो क्या करने लगता है? खोज करने लगता है। वो क्या करना है? उसको जानने लगता है। जैसे कि ठंडी लग रही है, बंद करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप रहते हैं, सपोज यू आर स्टेइंग इन अ पीजी, आप कोई पीजी में रहते हो, तो आपको भी रहता है ना एक्साइटमेंट, कि नहीं रहता है कि भैया देख लूं आस पड़ोस में कौन है ना। या फिर कोई नए नेबर आ जाए एक पर्टिकुलर फ्लैट में या फिर कहीं पर भी, तो उन लोग कैसे करते हैं? मीट करने आते हैं कि एक्चुअल में आया कौन है। उनको क्या होता है? जानने की उत्सुकता होती है। तो वैसे यहाँ पे फिलोसफी में क्या है? हम अपने आप को तो जानना चाहते ही चाहते हैं कि हम कौन है, लेकिन साथ ही साथ हमारे आजू बाजू में होने वाली जितनी भी चीजें, जितनी भी घटनाएं, उसके बारे में भी हम क्या करते हैं? जानने का कोशिश करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? भारतीय दर्शन शास्त्र बोलो, या फिर आप क्या बोलोगे उसको? फिलोसफी। क्योंकि मैंने क्या बोला? फिलोसफी में आपको डीपर इनसाइड देखना है, अंदर की तरफ, खुद को तो जानना है। ऐसे अगर आप बोलोगे तो आप सब क्या हो? एक ह्यूमन बीइंग हो, एक बॉडी हो, एक ऑर्गेनिज्म हो कि नहीं हो, है ना, हो, ठीक है। लेकिन अंदर में आपके क्या है? तो लोग क्या बोलते हैं? मैं आत्मा हूँ, है ना, बोलते हैं, सुना है, मैं आत्मा हूँ, सुना है ना। तो ये आत्मा क्या है? उसके बारे में भी तो पता करना पड़ेगा, है ना। लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये यूनिवर्स बना तो कैसे बना? अगर अर्थ है तो कैसे है? अगर सन है तो कैसे है? बारिश हो रही है तो कैसे हो रही है? ये हर एक चीज जो है वो पुरानी जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो आज भी कंटिन्यू, उसने किसको राइज दिया है? अपनी फिलोसफी को गिव राइज दिया है। फिलोसफी ऐसा बोला जाता है कि जब पेट जो है वो भरा रहे और तुम्हारे पर क्या हो? लेजर टाइम। लेजर टाइम मतलब, हाँ,
लेजर टाइम मतलब क्या होता है, सुना है? टाइम हाँ बोलिए प्रतिमा। मैम, फ्री टाइम व्हेन यू हैव नथिंग और इम्पोर्टेंट वर्क्स टू डू। हाँ फ्री टाइम बोल सकते हैं, लेजर टाइम मतलब आप अपने साथ उस चीज को बिता, वो टाइम आपके लिए, ठीक है। तो जब आपका क्या बोला, जब आपका पेट भरा हो और जब आपके पास लेजर टाइम मतलब कुछ समय है जो आपके पास है फ्री टाइम, तो उस समय पुराने लोग क्या करते थे, क्यूरियस थे हर एक चीज को जानने के लिए कि अगर सन है, मून है, ठीक है, तो वो क्यों है भैया, है ना। मून जो है वो रात में ही क्यों आ रहा है, अगर रेनफॉल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर फिजिक्स में बात करी, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन आ गया था तो इलेक्ट्रॉन को घुमा कौन रहा है, हर एक चीज की उनको क्या थी, एक्साइटमेंट थी। और वहीं से आपकी किसका जन्म हुआ है, आपकी फिलोसफी का जन्म हुआ है। बात समझ में आया? फिलोसफी क्या है पहले ये समझ में आई? फिलोसफी, हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताइए, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब अपन को क्या देखना है, इसका ओरिजिन, कि फिलोसफी का एक्चुअल में ओरिजिन हुआ कैसे है, फिलोसफी आई कैसे, इसको करें, आगे बढ़ना है। देखो भैया, चलो बताओ यूनिवर्स कब बना, बताइए टाइमलाइन। यूनिवर्स कब क्रिएट हुआ है, कब बना यूनिवर्स और कैसे बना यूनिवर्स? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, कब बना है, किसी को याद? हाँ 3.1, तो फिर है 3.5, भैया क्या बोल रहे हैं? और कुछ आंकड़े हो आपके पास तो हम तक आ जाए। यूनिवर्स का क्रिएशन है 13.7 बिलियन ईयर अगो, 13.8 बोलते हैं मोर प्रोबेबली, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि 13.8 बिलियन ईयर अगो, मेरा हैंडराइटिंग, 13.8 बिलियन ईयर अगो सबसे पहले क्या हुआ, यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, ठीक है। थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाएंगे अपन, यूनिवर्स का क्रिएशन, और यूनिवर्स कैसे बना है आपका, बिग बैंग थ्योरी, कि एक एटम था उसमें इतने ज्यादा पावर थी कि वो ब्लास्ट हुआ और पूरे के पूरे यूनिवर्स को बना दिया, ठीक है। कोई मानेंगे कि हाँ बिग बैंग थ्योरी ने ही पूरे यूनिवर्स को बनाया है, कोई क्या बोल देंगे भगवान ने बनाया है पूरे ब्रह्मांड को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सोचने का तरीका, कोई क्या बोलेंगे भगवान ने बनाया है, कोई ने क्या बोला बिग बैंग थ्योरी ने बनाया। ये सबके अपने अपने परसेप्शंस होते हैं, दृष्टि कौन होता है। सबसे पहले अभी हमारा क्या बना है, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स तो बन गया, अब हमारा अर्थ का बताओ, अर्थ कब आया एग्जिस्टेंस में? थोड़ा भैया एनसीईआरटी तो सबने पढ़ रखी है, थोड़ा मुझे भी रिकॉल करवाइए, हमारी तो ज्योग्राफी काफी कमजोर है। किसी को याद है भैया अर्थ कब बना है? बताइए बताइए। आप पहुंच गई थी 4.5 तक वीना, उसके पीछे 4.3 बिलियन ईयर अगो ऐसा बोला जाता है। अर्थ कब बना है, 4.3 बिलियन ईयर अगो। अब देखो भैया, पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के अंदर में अर्थ भी बन गया है, कब बना है, 4.3 के आसपास ले रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेट सब लेकर चल रहे हैं, 4.3 बिलियन ईयर अगो के आसपास बना है। अब बोलते हैं इस अर्थ में एक्चुअल में एग्जिस्टेंस कैसे आया, ठीक है, अगर लाइफ फॉर्म्स बने तो कैसे बने, ठीक है। तो पहले ऐसे बोलते थे कि भैया पहले जो है फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए होंगे, बैक्टीरिया वगैरह आए होंगे, एल्गी वगैरह आए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, हो सकता है कि वो खुद ही क्या करते हो, फोटोसिंथेसिस करते हो, ठीक है। लोग बोलते हैं डीगैसिंग की प्रोसेस हुई होगी, डीगैसिंग सुना है, हाइड्रोजन हीलियम वाली प्रोसेस, सुना है नहीं सुना है, डीगैसिंग, ठीक है। तो पहले क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या बना है, यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाद क्या बना है तुम्हारा अर्थ, अर्थ में भी इंसान कैसे बने, तो बोलते हैं सबसे पहले जो बने वो कौन थे, तुम्हारे फ्री लिविंग बैक्टीरियाज वगैरह थे, तुम्हारे एल्गे वगैरह थे। उसके बाद धीरे 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 प्रोसेस चालू हुई और उसके बाद कौन बने, तुम्हारे प्लांट। प्लांट में कैसी एबिलिटी थी, फोटोसिंथेसिस करने की, वो जो है अपना खाना खुद से बना सकता था। अगर इंसान के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो मैंने तुमको पढ़ाया था इवोल्यूशन का प्रोसेस, कि हम जो थे पहले क्या थे, अर्ली होमिनिड्स, पढ़ाया था, ठीक है। हम जो थे एप थे, अर्ली होमिनिड थे, फिर हम लोग क्या बने थे, होमो, अरे वाह तुरंत बना दोगी क्या, थोड़ा तो रुको। अर्ली होमिनिड के बाद हम क्या बनते हैं, होमो हैबिलिस, कुछ बताया था नहीं बताया था, फिर वो अफ्रीका में भ्रमण कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, उसके बाद कौन बने, होमो सैपियंस। हम जो है किसके अवतार हैं, या फिर हम हमारे जो पूर्वज है वो कौन है, बंदर हैं, एप्स हैं, ठीक है, हमारे वो पूर्वज हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे करते करते धीरे 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 क्या हुआ, इंसान का
रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन इसमें ऐसा बोला जाता है कि अराउंड 70,000 के आसपास में एक रिवॉल्यूशन होता है, जिसको बोलते हैं क्या, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। कॉग्निशन मतलब क्या होता है, किसको पता है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखो, ये जो ऐसा बोला जाता है कि 70,000 के आसपास में कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ था, इसमें जो है वो बेसिकली इंसान की सोचने की, समझने की, बोलने की, हर एक प्रकार की जो क्या है एबिलिटीज है, उसका जन्म जो है वो इसी के अराउंड में हुआ था। अगर आप घर जाएंगे और सर्च भी करेंगे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, तो आपको समझ में आएगा कि इस समय बोला जाता है कि कुछ काइंड ऑफ म्यूटेशन जो है वो हुए होंगे। म्यूटेशन पता है सबको, पढ़ाया है साइंस क्लास में। म्यूटेशन पता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी मैम। यस मैम। हाँ, तो ऐसा बोला जाता है कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके वजह से अगर आप यहाँ पर भी बैठे हैं और आप इमेजिन कर रहे हैं ना मैं यूएसए में हूँ, तो आप यूएसए घूम के आ जाएंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ योर इमेजिनेशन। आइडियाज है आपके पास, थॉट प्रोसेस है, हर किसी का क्या है सोचने का तरीका है। बात समझ में आई? इसीलिए इंसान जो है वो दूसरों से क्या है, अलग है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि अब जो है इंसान का पूरा क्या हो गया, पूरे तरीके से डेवलपमेंट हो चुका है। अब जब डेवलपमेंट हुआ तो अब यहाँ ज्योग्राफी छोड़ो, हिस्ट्री की तरफ जाओ। हिस्ट्री में जाओगे तो सबसे पहले इंसान कैसे रहता था, हंटर और गैदरर की तरफ। ठीक है, जब उसको नेसेसिटी लगी तब उसने क्या करा, आग का इन्वेंशन। ठीक है, तो जब आग का इन्वेंशन किया और वो जो है एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा, अब उसको पता है कि अब वो कोई भी चीज को कुक करके खा सकता है। ठीक है, अगर उसको जानवर को भगाना है तो कैसे करेगा, लकड़ी के थ्रू, वो लकड़ी में आग लगा के वो थोड़ा सा क्या कर सकता है, उसको भगा सकता है। मतलब अब वो उतना ज्यादा अफ्रेड नहीं है। धीरे धीरे करते करते उसका क्या आने लगा, एक सेटल्ड एग्रीकल्चर। और जब सेटल्ड एग्रीकल्चर आने लगा, ठीक है, कमाई भी उसकी होने लगी इंसानों की, तब उसके बाद क्या हुआ, ये फिलोसफी की जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। क्योंकि मैंने क्या बोला, फिलोसफी के लिए क्या जरूरी है, भरा पेट और समय, वक्त। ये तो सोचोगे क्या, बात समझ में आई? तो क्या सबको समझ में है कि कैसे हमारे फिलोसफी जो है ओरिजिन में आया है? ठीक है, एक कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन जाके सर्च करना कि क्या है। ठीक है, अलग अलग भी मिल सकते हैं तुमको, 70,000 के आसपास वाला देखना कि क्या है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन और क्या क्या चीजें यहाँ पर आई थी। तो क्या इतना तुमको समझ में आया? फिलोसफी क्या है समझ आया? ठीक है, फिलोसफी इज व्हाट, फिलोसफी इज द रूट ऑफ ऑल द नॉलेजेस। और दूसरा क्या बोला था, क्या बात है, फर्स्ट एंड द लास्ट साइंस। बात समझ में आ रही है? पहली और आखिरी विज्ञान है वो। ठीक है, हर एक चीज का कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं किससे आ जाता है, फिलोसफी से आ जाता है। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आए क्या, हम आगे बढ़े? बिल्कुल मैम। जी मैम। क्या बात है प्रतिमा, तुम्हारी आवाज सुनकर दिल खुश हो जा रहा है। काफी टाइम बाद आई है। चले आगे। ठीक है, अब आपको बढ़ाते हैं स्कोप की तरफ। स्कोप मतलब क्या होता है भैया, बताना थोड़ा है। अब नहीं बताओगे ना तुम लोग तो क्या करूंगी। स्कोप तुमको क्या बताया था, कितने बार स्कोप पढ़ चुके, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ाया था इतना भर भर के। क्या है स्कोप, दायरा बोल दीजिए। कैसे बिना तुम हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो? हाँ, नहीं नहीं बोलना है। ठीक है, स्कोप मतलब क्या, दायरा, कि उसका नेचर कहाँ तक है, उसका स्कोप कहाँ तक के है, उसका दायरा, लिमिट कहाँ तक के है, या कौन कौन से ब्रांचेस जो है उसके अंदर में आते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो भैया, फिलोसफी जो है वो किससे किससे मिलके बना हुआ है, या उसके ब्रांचेस क्या है। सबसे फर्स्ट मेटाफिजिक्स। फिलोसफी मतलब क्या होता है, दर्शन। मेटाफिजिक्स मतलब होता है आपका तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, इट इज अबाउट द ज्ञान मीमांसा। थर्ड है एक्सियोलॉजी, इट इज अबाउट वैल्यू सिस्टम। एक है आपका एथिक्स, एक है आपका लॉजिक, और एक है आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक विच इज रिलेटेड टू ब्यूटी। ठीक है, इसको लिखिए पहले सभी के सभी।
आपका जो ये है फिलोसफी, उसमें ना एथिक्स का भी पोर्शन है ना आपके में, लास्ट क्लास में थोड़ा सा ही पोर्शन है, बट स्टिल ये जो इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको दिया हुआ है फिलोसफी और एथिक्स दोनों का पार्ट, ठीक है। यूपीएससी में जो है वो उसके लिए अलग ही एक पेपर हो जाता है एथिक्स का, ठीक है। लिखा सबने? हाँ, बढ़े अब आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लेते हैं क्या, एस्थेटिक। आप बोलते हैं ना एस्थेटिक व्यू, व्हाट डज इट मीन? एस्थेटिक से मतलब क्या होता है? आजकल बोलते हैं एस्थेटिक फोटोग्राफी लीजिए, तो एस्थेटिक फोटोज क्या है? एस्थेटिक, व्हाट इज एस्थेटिक? क्या हुआ? हाँ, आज से पहले प्रसाद बंटवा दिया था ना। अच्छा, 4 ही लोग हैं। चलो बताओ एस्थेटिक का मतलब क्या है? बोलो, चुप नहीं रहना क्लास में। एस्थेटिक से क्या समझते हैं? रियल या मैम जो रियल, नेचुरल या ट्रू हो। रियल, नेचुरल, आगे क्या बोले? ट्रू। रियल, नेचुरल, ट्रूथ? नहीं रे बाबा, ट्रू नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ? एस्थेटिक, हाँ वेरी गुड, एकदम पकड़े हैं, वही है। नजरे जिसे चाहे उसे खूबसूरत बना दे, है ना। एक्चुअली इट इज द ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, ठीक है। आप जैसा देखेंगे, आप जिसको चाहे आप उसको क्या बना सकते हैं? खूबसूरत। हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल है ना, सपोज समवन इन रिलेशनशिप, ठीक है, लड़का भी है और लड़की भी है। अब क्या करना है उनको? तारीफ, तारीफ करते हैं तो क्या बोलेंगे? लड़की को क्या बोलेंगे? बताओ, चलो क्या बोलेंगे? बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? अरे बता दो यार। और कुछ? मुझे पसंद नहीं आया। और कुछ? और कुछ क्या बोलेंगे? कोई पोयम, कोई लाइंस, कोई सॉन्ग किसी को रिलेट कर पा रहे हैं क्या? चलो देखती हूँ किसके में कितना टैलेंट है। फास्ट, क्या चला? अरे बाप रे, हाँ ठीक है। और कुछ? थोड़ा सा 90s में जाइए। हाँ, वेरी गुड, ऐसे ही एक्टिव बच्चे मेरे को चाहिए। और मैं बताऊं? हाँ अगर, हाँ हाँ, कौन है? मैं एक मिनट, क्या बोले? वापस बोलो। मैम, मैं कुछ एग्जांपल्स दूं क्या ऐसा? अरे बेटा, सबको ही देना है, ऐसे पूछना नहीं है, बोल लो जो बोलना है। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। क्या बात है, सबने एकदम गजब के एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। आप भी जानना और उसी तरीके से बोल देना, ठीक है। अब हमारी बारी, ठीक है। इफ सपोज दे आर इन रिलेशनशिप, ठीक है। देखो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई भी इसको सीरियस नहीं लेगा, ठीक है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, ठीक है। तो थोड़ा अपना भी क्या बताना है। जैसे सपोज ही इज कंपेयरिंग, लड़की को किससे कंपेयर कर रहे हैं? चांद से, तो क्या बोलेंगे? चांद से महबूबा हो मेरी अब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। आगे गा दो, जैसा मैंने सोचा था। क्या बोल दिया उसने? चांद को कंपेयर कर दिया भैया लड़की से। इट इज एस्थेटिक ब्यूटी, मतलब नजरे जिसे चाहे सुंदर बना दे। आप जैसा व्यू करेंगे, जो आपके लिए जो है वो क्या है? अच्छा है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, वही क्या है? एस्थेटिक। एस्थेटिक इज मोर अबाउट द स्टडी ऑफ ब्यूटी। बात समझ में आ रही है कि एस्थेटिक क्या है? स्टडी ऑफ ब्यूटी। आप जिसे चाहे उसे सुंदर बना सकते हैं। किसी के लिए गोरा जो है वो सुंदर है, किसी के लिए थोड़ा डल भी हो लेकिन फीचर्स अच्छे हैं तो वो सुंदर है। किसी के लिए बीच जो है वो ब्यूटीफुल है और किसी के लिए माउंटेन्स जो है वो क्या है? ब्यूटीफुल है। हर किसी की डेफिनेशन फॉर अ ब्यूटी इज डिफरेंट। बात समझ में आ रही है कि अगर हम फिलोसफी के अंदर में पढ़ रहे हैं तो क्या है? फिलोसफी के अंदर में सबसे पहली ब्रांच अगर हम पढ़ रहे हैं वो है क्या? एस्थेटिक, विच इज द स्टडी ऑफ ब्यूटी। मतलब सौंदर्य के बारे में पढ़ना, सौंदर्य की स्टडी करना।
ठीक है, इसीलिए बोला था कि आप जिसे चाहें उसे क्या बना सकते हैं, सुंदर, बिना स्नैपचैट के फिल्टर लगाए। बात समझ में आई सबको? ये हमको नहीं पढ़ना है, ये हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब दूसरा आओ, लॉजिक। लॉजिक मतलब तर्क करने की क्षमता, है ना। हर चीज में अपन क्या बोलते हैं, लॉजिक दो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर सपोज बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो लॉजिक बताओ कि क्यों, क्या है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एविलाइज का भी कंसेप्ट होता है, एविलाइज सुना है ना, नजर। तो हम क्या पूछते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। मतलब हर चीज में हमको क्या करना है, तर्क करना है। हमको हर चीज के पीछे में क्या चाहिए, एक रीजनिंग चाहिए, एक लॉजिक चाहिए कि अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका आप साइंटिफिक रीजन दें हमें, तब हम क्या मानते हैं कि हाँ वो चीजें क्या है, सही है। बात समझ में आई? तो ये क्या होता है आपका लॉजिक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तीसरे में आए क्या है, एथिक्स। एथिक्स क्या होता है, जोर से बोलो, कान में प्रॉब्लम है हमारे, बोलिए। हाँ, एथिक्स मतलब होता है कि आपको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, आप जो हो सही और गलत के बीच में फर्क कर पा रहे हो। एक एथिकल डिलेमा का तुमको बताया था क्या, राशि के फॉर्म में गए थे ना सबके सब, है ना, कि राशि को क्या करना है, एक तरफ जो है उसका रिलेटिव है और एक तरफ जो है एक नॉलेजेबल और स्किल्ड पर्सन है। अब वैकेंसी है सिर्फ एक, और हमको जो है दोनों के बीच में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि किसको लूं और किसको नहीं। तो यहाँ पे किसका रोल आता है, आपके एथिक्स का। एथिक्स का रोल आता है कि सही और गलत के बीच में क्या कर लेना, पहचान कर लेना, ठीक है। तो वैसे ही आप पढ़ेंगे क्या आगे में, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी को क्या बोलते हैं, मतलब ये एक ऐसी क्वालिटी होता है जो कि अनब्रेकेबल होता है। कैसा होता है, अनब्रेकेबल, कि चाहे आपको कोई देखे चाहे ना देखे, हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरे जो सिद्धांत है मैं उसी में क्या रहूंगी, टिकी हुई रहूंगी, अड़िग रहूंगी, जिसे बोलते हैं अनब्रेकेबल एथिकल। अनब्रेकेबल एथिक्स होता है वो एक्चुअल में, अगर आप बोलेंगे किसको, इंटीग्रिटी को। और उसमें एक एग्जाम्पल आता है किसका, अशोक, बोलो जी, और कोई, अशोक, जिनका सबसे ज्यादा ट्रांसफर हुआ है। कौन है अशोक, हाँ अशोक खेमकर, जो आईएएस ऑफिसर है, उनका मल्टीपल टाइम्स में क्या हुआ है, ट्रांसफर। तो इंटीग्रिटी में सबसे ज्यादा, अगर पहले का बात बता रहे, इंटीग्रिटी में अगर उनका एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है कि वो जो है अपने सिद्धांतों पर चले रहते हैं, है ना। उनको ये बात का फियर नहीं रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ उसके मतलब कोई मुझे देख रहा है, वो चीज का उनको फियर नहीं, चाहे कोई देखे चाहे कोई नहीं देखे, ठीक है, मुझे अपने सिद्धांतों पर टिके रहना है। जैसे कि तुमको एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, अपन किसमें पढ़े थे, लुकिंग ग्लास सेल्फ वाले में, कि बच्चे ने अगर कोई चोरी इन द सेंस, बच्चे ने अगर क्या करना है, अपनी मम्मी से पूछे बिना अगर चॉकलेट लेना है, तो अंदर में उसको किस बात का गिल्ट रहेगा कि मम्मी मुझे चिल्लाएगी। ये बात बताया था तुमको, ठीक है। तो वो खुद से ही सोच लेगा कि मम्मी मुझे चिल्लाएगी करके, वो क्या करेगा, वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो मम्मी थी जो चिल्लाने वाली थी, लेकिन इंटीग्रिटी में कोई हो चाहे ना हो, मैं अपने सिद्धांतों पे क्या रहूंगा, अड़िग रहूंगा। यही क्या होती है आपकी इंटीग्रिटी। एथिक्स के अंदर में एक आपका एग्जाम्पल है, ये चीज हमको पढ़ना है, एथिक्स, ठीक है। थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन है एंड वी हैव टू स्टडी इट, ठीक है। अब हम जाते हैं किसमें, एक्सियोलॉजी, जिसको बोलते हैं क्या, मूल्य मीमांसा। मूल्य मतलब वैल्यूज, यहाँ पे प्राइस नहीं बेटा, क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे अपन, तो यहाँ पे मूल्य मतलब वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज। तो जो आपकी स्टडी ऑफ वैल्यूज रहती है, आपके मूल्यों के बारे में जो पढ़ा जाता है, मैंने क्या बोला था कि कौन से आपके मूल्य, कौन से आपके वैल्यूज है जो कि क्या है, एक्सेप्टेबल है और अनएक्सेप्टेबल है। सोसाइटी आपको कैसा मानती है, क्या आप उसके लिए स्वीकारनीय है कि नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा है ना बहुत सारे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एलियनेशन पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक है, एनोमी पढ़ा था, इनइक्वालिटी पढ़ा था। ये सब क्या होता है कि अगर आप जो आपका व्यवहार जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप क्या हो जाते हैं, समाज से अलग हो जाते हैं। तो एक्सियोलॉजी फिलोसफी में क्या है, इट इज मोर अबाउट द स्टडी ऑफ वैल्यूज, मूल्यों के बारे में पढ़ना कि आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है, क्या वो हम एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, ठीक है, या फिर आपकी सोचने की शक्ति आपके वैल्यू सिस्टम की तरफ में देखना है, ठीक है। तो क्या ये चीज समझ में आई, एथिक्स समझ में आई, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंड
रॉन्ग। लॉजिक मतलब इट इज मोर अबाउट द रैशनल थिंकिंग या फिर रीजनिंग। रैशनैलिटी मतलब क्या होता है? और कुछ? रैशनैलिटी मतलब होता है अपने इमोशन से बिना भटके जो सही है उसको सही बोलना। समझ में आए? जैसे कि राशि के फर्म का अगर एग्जांपल दिया तो इमोशंस वहां पे वर्क कर सकता है। वो अगर चाहेगी एक ही सीट है और जॉब देना है तो अपने रिश्तेदार को भी वो क्या दे सकती है? जॉब दे सकती है। लेकिन रैशनैलिटी तब आएगी जब उसके इमोशन जो है उस पर हावी नहीं है, लेकिन वो डिफरेंशिएट कर पा रही है कि सही क्या है और गलत क्या है। उस एक वैकेंसी का हकदार कौन बनेगा वो डिसाइड करना। ठीक है, तो रैशनैलिटी मतलब इमोशन से आप भटके नहीं है, आपको समझ है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत, और उस हिसाब से आप क्या ले रहे हैं? डिसीजन दे रहे हैं। बात समझ में आई? एथिक्स क्या है समझ में आया? एक्सियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वैल्यूज, इसीलिए उसको क्या बोला है? मूल्य मीमांसा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमको जो मेजर पढ़ना है वो है क्या? मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी या फिर क्या है? ज्ञान मीमांसा। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है? जी मैम। ठीक है, देखो ज्ञान मीमांसा, ज्ञान का मतलब अभी तुमको क्या बताया था? ज्ञान मतलब नॉलेज बताया था ना। तो देखो एपिस्टेमोलॉजी या फिर ज्ञान मीमांसा मतलब होता है नॉलेज को जानना। ये जानना कि जो मुझे पता है क्या वो सही है या फिर वो गलत है, या फिर मैं एक जो हूँ वो ब्लैंक शीट की तरह हूँ। या तो मुझे कुछ भी नहीं पता होगा या तो मुझे सब कुछ पता होगा, और अगर मुझे जो चीज पता है वो सही है कि गलत है। जैसे कि जैसे कि व्हाट्सएप में कोई मैसेज हुआ वायरल, ठीक है, अब आपको क्या करना है? सर्च करना है कि वो जो बात मेरे तक आई है, जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज मेरे तक आया है वो सही है कि गलत। आप क्या करेंगे? गूगल में जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे देखने के लिए कि वो सही है कि गलत। तो एपिस्टेमोलॉजी या फिर ज्ञान मीमांसा मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, ज्ञान, कि जो ज्ञान आपके पास है वो सही है कि गलत है। कहीं जो मैं पढ़ रहा हूँ वो गलत तो नहीं। आप भी देखते हो नहीं देखते हो, है ना? कोई स्पेलिंग भी अगर लिखनी रहेगी तो एक बार तो गूगल सर्च हो ही जाता है। तो उसको बोलते हैं क्या? आपका एपिस्टेमोलॉजी। ये क्या होता है? ज्ञान मीमांसा। अब हम लोग जाते हैं किसमें? मेटाफिजिक्स, जिसको क्या बोल रहे हैं? तत्व मीमांसा। तत्व मतलब क्या होता है? व्हाट इज तत्व? फैक्ट्स। हाँ, फैक्ट्स। तत्व फैक्ट्स बोल रहे हैं। और कोई? मटेरियल, मैटर होता है, तत्वों से बना है। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है, सुना है? ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द मैटर एंड द मटेरियल्स। अगर हम बात करें मेटाफिजिक्स, फिजिक्स बताएगा अगर कि एक एटम है, एटम के अंदर में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आजू बाजू में रिवॉल्व करने वाला है इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गई किसकी बात? फिजिक्स की। मेटाफिजिक्स बोलेगा अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को बैठाया किसने? ठीक है, अगर एटम के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो वो क्यों है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो उसको गोल घुमा कौन रहा है? मतलब बियॉन्ड द फिजिक्स इज मेटाफिजिक्स। हर एक चीजों पर क्या करेगा? वो प्रश्न करेगा। जो साइंटिफिकली भी प्रूवन होंगे उसमें भी आपको क्या करना है? प्रूफ करना है कि अगर ये हुआ तो क्यों हुआ। बात समझ में आई? इसीलिए वो क्या है? फिलॉसफी। इसलिए उसको क्या बोला है? एक डीपर इंसाइट आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको? एक डीपर इंसाइट। हर एक चीज को देखने का आपको क्या चाहिए? तरीका चाहिए, है ना? कि आप कितना अंदर जो है देख सकते हैं। अगर एक कुएं को भी देखोगे तो अप टू अ लेवल यू कैन सी एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन जब तक के अंदर नहीं जाओगे, उसकी गहराई में नहीं जाओगे, आप उसको समझ नहीं सकते। वैसे ही अगर फिजिक्स ने बता दिया कि एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो फिलोसफी वाले क्या बोलेंगे? अगर हैं तो बताओ फिर कैसे हैं और क्यों हैं, हाउ दे हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, हर एक चीज के पीछे का वो क्या पूछना चाहते हैं? लॉजिक। ठीक है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, फिलोसफी के स्कोप समझ में आया सबको? ठीक है, 5 स्कोप है या फिर इसको आप नेचर ब्रांचेस में ऐड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज द मेटाफिजिक्स, द सेकेंड वन इज द एपिस्टेमोलॉजी, थर्ड है एक्सियोलॉजी, फोर्थ है लॉजिक, फिफ्थ है एथिक्स और सिक्स्थ है आपका एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स और लॉजिक्स को आप रख देंगे साइड, हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो स्कोप के आगे अगर हम बढ़े, ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? सबके गुणों जानने में तो क्या, हमको गुण को जानने में बहुत ज्यादा
इंटरेस्ट है। बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक। अब जीनी हो गई है बिल्कुल खुश, क्योंकि उसको क्या आ गया, फिलोसफी का मतलब समझ में आ गया है। ठीक है, अब पूछ रहे हैं जीनी बताइए, हमारे गुण तो बता दिए कि हम बहुत ज्यादा ही क्यूरियस हैं, हमें हर चीज में प्रश्न करना अच्छा लगता है। अब ये तो बताओ इस फिलोसफी का गुण कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, बताइए। अगर फिलोसफी पढ़ लोगे तो क्या हो जाओगे? वेरी गुड बेटा। और फिलोसफी इतना आसान थोड़ी है कि हर कोई वाइस पर्सन बन जाए, हर चीज के तह तक जाना ही वो है आसान। और बताइए और कुछ, और कुछ। अगर फिलोसफी पढ़ लिया या फिलोसफी पढ़ने से उसके गुण के बारे में बताओ। सोशियोलॉजी पढ़े थे तो क्या होगा, सब लोग अगर एक सिंक में रहेंगे तो काफी अच्छा समाज बन सकता है, सोशल वेलफेयर का काम हो सकता है। अगर साइंस का फील्ड में देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हर एक का अपना दायरा है और हर कोई क्या कर रहा है, उसको एक्सपांड करते जा रहा है, रिसर्च जो है वो पॉसिबल है। वैसे ही आपकी जो ये फिलोसफी है उसके गुण को बताइए कि अगर फिलोसफी पढ़ा समझा तो क्या होगा, या उसके गुण कैसे होंगे, या फिलोसफी पढ़ लेने से हमारा क्या कल्याण होने वाला है। कुछ तो कल्याण होगा, बताइए क्या। हाँ नॉलेज तो बढ़ेगा, और कुछ। देखो नॉलेज बढ़ेगी तो एक तरफ से बोल सकते हो कि भैया रैशनैलिटी आएगी, एक रैशनल पर्सन बनने में। ठीक है चलो ये मेरे को बताओ, फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, इस वर्ड का मीनिंग पता है किसी को? फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ मतलब कि होता है जीवन के मूलभूत प्रश्न, जीवन के मूलभूत प्रश्न, फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। ये क्या हो सकते हैं? हम आए क्यों हैं, हमारा बॉस क्या है, हाँ हम कौन हैं, हम आए क्यों हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, ये सब चीज क्या होता है, फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, जीवन के कुछ मूलभूत सवाल जो कि हर कोई जानना चाहता है। अगर ये वर्ल्ड बना तो कैसे बना, किसी ने तो बोल दिया बिग बैंग थ्योरी, किसी ने बोला भगवान, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ लोग अभी भी उसको नहीं मानते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मूलभूत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस है आपके लाइफ के। ठीक है, तो अगर फिलोसफी पढ़ेंगे तो उसमें एक आपका क्या अप्रोच रहेगा, रैशनल अप्रोच। मतलब ये कि आप खुद के इमोशन से आप भटकेंगे नहीं, लेकिन एक क्या होगा, क्या होगा, खुद के इमोशन से तो नहीं भटकोगे आप, लेकिन आपके पास हर चीज का एक वैलिड रीजन रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, रैशनल अप्रोच आ जाएगा। कैसे आएगा, तो आंसर द फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ। दूसरा, अगर रैशनैलिटी आ गई, आप इमोशन से नहीं भटक रहे, मतलब कि क्या है, आप इम्पार्शियल है। इम्पार्शियल मतलब क्या होता है, मतभेद, सॉरी इम्पार्शियल मतलब होता है पक्षपात। पार्शियल और इम्पार्शियल, पार्शियलिटी करा मतलब पक्षपात करना, इम्पार्शियल है मतलब पक्षपात नहीं कर रहा है, जो सही है उसको सही बोलेगा, जो गलत है उसको गलत बोलेगा। अगर रैशनैलिटी आई, इमोशन से वो डाइवर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ही इज एन इम्पार्शियल पर्सन। बात समझ में आई, कैसा इंसान है वो, इम्पार्शियल। दूसरा क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, हर चीज हमारी आंखों के सामने। ठीक है, तो तीसरा आप लिख सकते हैं क्या, प्रैक्टिकलिटी पे आपका बिलीव रहेगा कि हाँ एक्चुअली अगर ये हो रहा है तो ये ऐसे ही हो रहा है। जैसे कि अगर साइंस की बात करोगे तो वो कैसा रहता है, थ्योरेटिकल। बिग बैंग थ्योरी कैसे हुआ, क्या हुआ, हमको नहीं पता, लेकिन वहीं पे अगर मैं टाइट्रेशन कर लूं तो मेरे को प्रूफ हो जाता है कि हाँ एसिड बेस मिला तो पिंक कलर आया। तो वैसे ही फिलोसफी में भी हमको कैसा चाहिए, हर एक चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। समझ में आ रहा है कि अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं, अगर भगवान है तो कहाँ है, पूछते हैं ना क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सब चीज है। अब देखो इसमें एक चीज और है कि हर एक चीज का आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला, अगर आप फिलोसफी पढ़ोगे तो आपको जीने का नया तरीका मिलेगा। मतलब हो सकता है कि आपकी भी कोई अप्रोच हो जो कि कोई ना कोई वेद से मिलती हो, या फिर कोई ना कोई फिलोसफी से
मिलती हो, आपको पता नहीं है बट आप काम वैसा ही कर रहे हैं जो कि एक फिलॉसफी में कहा गया है, तो आपको भी अपनी लाइफ को जानने में क्या होगी, इंटरेस्ट भी आएगा और आपका हर एक चीज क्या हो जाएगा, लाइन। जैसे कि हम लोग कल वल बात करेंगे किसकी, कर्म सिद्धांत वगैरह की, कि हम लोग हर चीज में किसमें बिलीव करते हैं, कर्म के ऊपर में बिलीव करते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, आज अगर तुमने अच्छा कर्म किया है तो तुमको फल भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो जैसे क्या बोलते हैं, बीज जैसा बोए फल वैसा लगता है ना, फल वैसा ही लगता है। तो वैसे ही आप आज जो कर्म करेंगे वही आपका क्या होता है, रिपीट होगा, वापस लौट कर आप तक आएगा। तो सबसे पहले क्या आपको फिलॉसफी का मतलब समझ में आया? ठीक है, वेस्टर्न में उसको क्या बोला है, फिलॉसफी, और इंडियन में क्या बोला है उसको, दर्शन। ठीक है, दर्शन किससे आया है, दृश्य शब्द से आया है। फिर मैंने बताया आपको क्या, एरिस्टोटल की डेफिनेशन। ठीक है, हमने क्या बोला था, एरिस्टोटल ने क्या बोला था कि फिलॉसफी इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, ठीक है, इट इज रूट ऑफ ऑल द नॉलेजेस एंड इट इज द मदर ऑफ ऑल द नॉलेजेस, मदर ऑफ ऑल द साइंस। वेरी गुड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया था, फिर हमने क्या पढ़ा है, स्कोप। स्कोप के बारे में पढ़ा है कि भैया ये जो है उसकी ब्रांचेस है, जैसे कि आपका मेटाफिजिक्स, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी, फिर बोलो एक्सियोलॉजी, एस्थेटिक्स, सबको पता है। फिर हमने क्या बात करी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग को आगे जो पढ़ना है, अभी काफी टाइम है, तो हम लोग देख लेते हैं एक क्रक्स आइडियाज, किसका किसका लेना है, वेस्टर्न फिलोसफी का और इंडियन फिलोसफी का। पहले आते हैं किसमें, वेस्टर्न फिलोसफी में। देखो, वेस्टर्न फिलोसफी की शुरुआत कब से हुई? ऐसा बोला जाता है कि जो इंडियन फिलोसफी है उसकी शुरुआत जो है वो काफी स्टार्टिंग में हो गई थी, फ्रॉम द वेद एंड द उपनिषद, वहां से आपकी फिलोसफी की क्या होने लगी है, शुरुआत होने लगी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे तो सबसे पहले फिलोसोफर जो आते हैं वो आते हैं क्या, थेल्स। कौन आते हैं? ठीक है, अब ये थेल्स क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं थेल्स? थेल्स ये बोलते हैं कि हर एक चीज जो है वो पानी से मिलकर बना हुआ है। क्या बोले वो, हर एक चीज जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पानी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मतलब उनके हिसाब से कि वाटर इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग, अगर जीवन भी आया है तो कैसे आया है, पानी के थ्रू ही आया है। ऐसा कौन बोलते हैं, थेल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थेल्स के बाद क्या आते हैं, एनेक्सीमेंडर, लिखिएगा ऐसे ही ना, एनेक्सीमेंडर। सबसे पहले थेल्स का समझ में आया कि थेल्स ने स्टार्टिंग करी थी वेस्टर्न फिलोसफी की, और वो बोलते हैं कि हर एक चीज किससे मिलके बना हुआ है, पानी। ठीक है, पानी से ही मिलकर क्या बना है, हर एक चीज। अगर ब्रह्मांड भी बना तो किससे बना, मतलब इन जनरल अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आए तो हर एक चीज किससे बना है, आपकी पानी से। ठीक है, फिर इनके ही डिसाइपल, मतलब इनके ही शिष्य आए जिनका नाम था कौन, एनेक्सीमेंडर। ये बोलते हैं ठीक है पानी से तो मिलकर बना है, लेकिन पानी के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जिससे वो मिलकर बना है, पानी के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जिससे मिलकर बना है। मतलब फॉर्म तो एक ही है, वो होगा तो एक ही, सपोज फॉर एन एग्जांपल वो होगा तो एक ही एटम, लेकिन अपने रूप जो है वो बदल लेता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जैसे पानी, पानी लो, पानी को अलग अलग वेसल्स में डालो, जैसे कि एक इसमें डाला, एक इसमें डाला, और एक किसमें डाल दिया, एक ऐसे कुछ है तो ये एक जार में डाल दिया। तीनों के शेप क्या है, अलग अलग, लेकिन पानी क्या है, सेम पानी है लेकिन शेप क्या है, अलग अलग। मतलब कि ये कि पानी सेम है लेकिन जिस आकार में डालूंगी उस आकार के हिसाब से वो अपने आप को क्या कर लेता है, फिट कर लेता है। तो वैसे ही एनेक्सीमेंडर बोलते हैं तो भैया वो पानी और कुछ तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, वो है एक ही, लेकिन जब मर्जी करे या जब जरूरत हो तब आग बन जाता है, जब जरूरत हो तब बारिश कर लेता है, जब जरूरत हो तब सेटल्ड हो जाता है। बात समझ में आई कि है तो एक ही फॉर्म, लेकिन है तो एक ही चीज लेकिन उसके फॉर्म जो है वो अलग अलग। जैसे कि पानी तो एक ही था लेकिन उसने शेप क्या लिया, अलग अलग शेप ले लिया। अगर आप एक जार में डालोगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा, अलग। ठीक है, एक पॉट में डालोगे तो उसका शेप अलग, और जग में डालोगे तो उसका शेप अलग। बात समझ में आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है? एनेक्सीमेंडर के बाद आते हैं पाइथागोरस।
बताओ भाई पाइथागोरस क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है सबने? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस ने जो है वो हर एक चीजों को मैथ से रिलेट किया, नंबर से रिलेट किया, ठीक है। हर एक चीज को वो किससे रिलेट कर रहे हैं? नंबर से, कि जितने भी चीजें हैं वो नंबर हैं। अब एक बात बताओ, बचपन से पढ़ रहे हो 1 2 3 4, लेकिन किसी को पता है 1 कहाँ है? 1 कहाँ है किसी को पता है? किसी को 1 दिखता है क्या? लेकिन पढ़ रहे हो ना। तो फिलोसफी इज अबाउट कि 1 कहाँ है, 1 आया है तो क्यों आया है और कहाँ से आया है ये 1। बात समझ में आई? साइंस तो बोल देगा इट इज 1, इट इज 2, इट इज इलेक्ट्रॉन, इट इज प्रोटॉन, लेकिन फिलोसफी वाला बोलेगा बताओ अगर आया है तो कहाँ से आया? 1 है तो कहाँ है? तुम इंसान हो तो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर तुम बोलोगे कि आत्मा है तो आत्मा कहाँ है, तो ऐसा बोलेगा फिलोसफी वाला, ठीक है। तो घर जाके सब लोग पूछने मत लगना कि आत्मा कहाँ है। बात समझ में आ रही है? पाइथागोरस ने क्या बोला? हर एक चीज को रिलेट किया। किससे रिलेट किया? नंबर से, नंबर सिस्टम से, नंबर से रिलेट किया। पहले हमारे आए कौन? थेल्स। थेल्स ने बोला हर एक चीज किससे रिलेटेड है? पानी, पानी से ही हर एक चीज जो है वो मिलकर बना है। दूसरे है कौन? एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर बोलते हैं पानी तो है भैया, लेकिन साथ ही साथ कुछ 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 और भी है, कुछ तत्व है, कुछ एलिमेंट्स है जिससे वो मिलकर बना हुआ है वो एक ही, लेकिन वक्त के अनुसार अपने रूप को बदल लेते हैं। जैसे कि आप हो तो सब इंसान ही है ना, लेकिन अभी मेरे सामने बैठे हैं एकदम शांत, मेरे क्लास से बाहर जाने के बाद हो जाओगे हाँ एक दूसरे के साथ चिल्लम चिल्ली चालू, है ना। यहाँ तक के ठीक थे। अब कभी आप कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं तो आप बन जाते हैं राजस्थानी, है कि नहीं? कभी आप अगर जोकर का ड्रेस पहन लेंगे तो क्या बन जाएंगे? जोकर। तो वैसे ही आप हो तो इंसान ही, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस आप अपने आप को क्या करते हो? बदलते हो, नहीं बदलते हो, ठीक है। वही चीज था। पाइथागोरस का समझ में आया कि पाइथागोरस ने क्या बोला कि ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू नंबर्स, ठीक है। अब उसके बाद दो और आते हैं। हेराक्लिटस और पार्मेडिस। लिखिए, लिखना पड़ेगा, जिसको जैसा प्रोनाउंस करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। पहला में हमने बता दिया थेल्स, दूसरे थे एनेक्सिमेंडर, तीसरे थे पाइथागोरस। पाइथागोरस के वापस से 2 डिसाइपल निकले और वो डिसाइपल के नाम क्या थे आपके? हेराक्लिटस और पार्मेडिस। ठीक है, बढ़े आगे। PARMENIDES पार्मेडिस, और इधर है HERACLITUS हेराक्लिटस। अब देखो अभी क्या बोल रहे हैं? हेराक्लिटस बोलते हैं कि सब चीज चेंज हो सकती है। ऐसा ये नहीं बोलते हैं, रुक जाओ, बैक टू द फॉर्म। हेराक्लिटस एक्चुअल में यही बोलते हैं कि सब चीज जो है वो चेंजेबल है, ठीक है। पार्मेडिस बोलते हैं कि नहीं नहीं, कुछ चीज है जो कि परमानेंट है नेचर में। लिख लिए हैं क्या सब? लिखिए क्योंकि सही बोल रहे। हेराक्लिटस क्या बोले कि हर चीज जो है वो चेंजेबल है। जैसे कि हम भी बोलते हैं ना, वक्त के अनुसार जो है वो लोग बदलते हैं। पहले आप छोटे से बच्चे थे, फिर आप स्कूल गोइंग किड बने, फिर आप कॉलेज जाने लगे, फिर शादी का एज आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना भैया, होंगे नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या बोला? ब्यूटी कैन फेड बट नॉलेज कांट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो, हेराक्लिटस बोलते हैं कि हर चीज जो है वो चेंज है, हर चीज जो है वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। लेकिन पार्मेडिस बोलते हैं कि चेंज तो होती है वहां तक की, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो परमानेंट इन नेचर है, कुछ चीजें हैं जो परमानेंट इन नेचर है। जैसे कि क्या? काउज आएंगी, काउस की डेथ होंगी, है ना, बट द काउ नेस विल कंटिन्यू, काउ नेस विल कंटिन्यू। अब बोलेंगे क्या भारी भरकम शब्द लाए? क्या बोला? काउस विल कम
एंड काउस विल गो, मतलब कुछ काउ रहेंगी, कुछ काउ चली जाएंगी इन द सेंस दे विल डाई, ठीक है। लेकिन जो काउनेस है वो उनमें हमेशा अमर रहेगा। इट मीन्स कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो हमेशा क्या रहेगी, एग्जिस्टेंस में रहेगी। जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि फैमिली के बारे में, अगर याद हो, एक फैमिली अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हम ये नहीं कह देते कि पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, वो पर्टिकुलर फैमिली डिस्ट्रॉय हुई है, लेकिन एज अ होल तो पूरी फैमिली आज भी एग्जिस्ट कर रही है। इसीलिए उनको क्या बोला था, एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन। वैसे ही यहाँ पे ये पार्मेडिस बोलते हैं कि चेंजेस तो होते हैं, वो बात सही है कि कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, लेकिन जो काउंटनेस है, ह्यूमैनिटी है, ठीक है, वो सब की सब क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। बात समझ में आ रही है? जैसे कि इंसान भी आते हैं और जाते हैं, लेकिन इंसान का पूरा जो स्वरूप है ना, जो ह्यूमैनिटी है उनके अंदर, जो ह्यूमन के जो फॉर्म्स हो सकते हैं वो क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि एवरीथिंग इज चेंजेबल। इन्होंने बोला ठीक है चेंजेबल हो सकते हैं, बट कुछ चीजें हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे बेकरी वगैरह में जाएंगे, ठीक है, बेकरी या केक बनाते होंगे कुछ भी, एक पर्टिकुलर मोल्ड रहता है, बैटर जिसको हम बोलते हैं, वो बैटर आप लेते हैं और आप बनाते हैं, ठीक है। जैसा साचा रहेगा वैसा वैसा वो क्या हो जाएगा, शेप आपका बनते जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर एक बिस्किट जो हो वो एज इट इज परफेक्ट ही निकले। कुछ कुछ बिस्किट देखना थोड़े हमारे हाथ से, मतलब उनके हाथ से टूट भी जाते हैं, ठीक है। किसी के थोड़े थोड़े में क्या होता है, डिस्टॉर्शन आ जाते हैं, आता ही नहीं आता है। तो वही यहाँ पे बोला कि चेंजेस इज पॉसिबल, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे मोल्ड कॉमन है, आपका बैटर कॉमन है, वैसे ही जो इंसान है तो इंसान का जो इंसानियत तो उसका काउंटनेस क्या होगा, कॉमन। बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? क्या लिखे तुम लोगों का भी लग रहा है कि क्या मैम लग अभी रहा लास्ट में वॉइस एकदम कट कट के आ रहा था। लैग हो रहा था। है? अच्छा, अभी बरोबर आ रहा है कि नहीं आ हाँ रहा है? वैसे भी हम ऊपर से नीचे वापस आएंगे, इतना समझ में आया आपको? आगे बढ़े। अब इसके बाद हमारे आते हैं कौन कौन आएंगे बताओ? कौन? नहीं अभी मेन तो यार हीरो ही नहीं आया अभी तक, ये सॉक्रेट, फिर आएंगे प्लेटो, फिर आएंगे एरिस्टोटल, यही तो हमारे मेन थे, ये हमारे मेन हीरो है, इनको हमको पढ़ना आवश्यक है कि आए कहाँ से हैं। ठीक है, सॉक्रेट, प्लेटो और एरिस्टोटल। सॉक्रेट के बारे में कुछ सुना? सुकरात बोलते हैं शायद इनको हिंदी में। हाँ, क्या सुना इनके बारे में, सॉक्रेट के बारे में? सॉक्रेट क्या बोलते हैं, कुछ पता है? सॉक्रेट जो थे ना वो मतलब इसमें इम्पोर्टेंट फिलोसोफर माने जाते हैं। ये जो सॉक्रेट थे वो जैसे जगह जगह जाकर या फिर रोम कर कर, ठीक है, जो भी लोगों के दिमाग में जो मेंटालिटी चलते रहती है उसको बताते थे कि हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है, हाँ ये ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे करके वो चीजों को क्या करते थे, फिलोसफाई करते थे, ठीक है। अपनी फिलोसफी इसको बताते थे कि ऐसा ही पॉसिबल है, ऐसा ही पॉसिबल है। ये जो है किसकी थी, सॉक्रेट की फिलोसफी थी, है ना। अब देखो ये जो सॉक्रेट थे, ठीक है, एग्जैक्ट हमको फिलोसफी किसी की भी नहीं पढ़नी है, ठीक है, हमको सिर्फ पढ़ना है क्या, वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है। अगर हम सॉक्रेट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो है एक्चुअल में इनकी डेथ भी जो है वो हेमलॉक या फिर पॉइजन पीकर हुई थी, ठीक है, पॉइजन पी के हुई थी। कैसे? एक्चुअली इनको ऐसा बोला जाता है कि इनको जो जेल कर दी गई थी, ठीक है, तो वहां पे उनको पता था कि इट वाज अ पॉइजन, लेकिन वो उसको ड्रिंक कर लेते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि मतलब कुछ बहुत सारे अनरिवील्ड ट्रूथ वगैरह हुआ करते होंगे, तो उसके वजह से वो जो है उस ट्रूथ का शायद तक कि बताना नहीं चाहते थे, या फिर लोगों में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसे समथिंग कुछ केस था, तो वो हेमलॉक को वो खुद ही पी लेते हैं, पॉइजन को वो खुद ही पी लेते हैं। तो ये जो सॉक्रेट की जो थ्योरीज थी उसके बाद ही किसकी थ्योरी आती है आपकी, प्लेटो की आती है और एरिस्टोटल। ये जो प्लेटो जो है ना वो दो थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, एक आपका रहेगा देखो ये हेराक्लेटस की, और दूसरी रहेगी आपकी क्या, पार्मेडिस। क्योंकि ये जो आपके प्लेटो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, किससे थे, आपके सॉक्रेट से, पार्मेडिस से, हेराक्लेटस से, और साथ ही साथ आपके पाइथागोरस से, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या हुए थे, ये इन्फ्लुएंस हुए थे,
ठीक है, एक एक तुम लोग को वो देना है, क्या देना है, होमवर्क। सॉक्रेट की क्या क्या थ्योरीज थी वो देख कर आना फॉर योर डीप नॉलेज, ठीक है। सॉक्रेट क्या बोलते हैं ये बात तुम लोग मेरे को बताओगे। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस मैम। ठीक है, हाँ, पॉइजन पीने के बाद उनकी डेथ हो गई थी सॉक्रेट की, उनको हिंदी में सुकरात बोलते हैं, ठीक है। अब देखो प्लेटो की अगर आप बात करोगे ना, तो प्लेटो जो है ना वो दो वर्ल्ड के बारे में बोलते हैं। जैसे कि हेराक्लिटस क्या बोलता था कि चेंजेस इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज चेंजेबल, हर एक चीज जो है वो परिवर्तनशील है, ठीक है। लेकिन ये बोलता था कि चेंजेस तो होते हैं लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि परमानेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेटो है वो भी बात करते हैं दो वर्ल्ड के बारे में। प्लेटो किसके बारे में बात कर रहे हैं, दो वर्ल्ड के बारे में। एक जो है वो कैसा है, वो टेम्पररी है, ठीक है, चेंजेबल है। स्पेस एंड टाइम में मतलब कि जो आपके हेराक्लिटस बोलते थे ना कि हर एक चीज जो है वो क्या होता है, वक्त के साथ साथ चेंज होते जाता है, ठीक है। अगर आज मैं अभी हूँ तो अभी थोड़े सालों बाद देखोगे तो मैं भी चेंज होते हुए दिखूंगी, क्योंकि इंसान कैसा है, परिवर्तनशील। हर एक चीज कैसी है, परिवर्तनशील। पहले अगर कहीं पर झोपड़े हुआ करते होंगे तो आज वहां पर मकान बन सकते, या फिर या तो वो पूरा बैरन हो गया होगा या तो फिर वहां पे मकान बन गए होंगे, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट काफी हुआ है। तो एक वर्ल्ड की बात करते हैं जहाँ पे हर एक चीज जो है वो टेम्पररी है, कुछ आएंगे और कुछ जाएंगे। हर एक चीज कैसी है, चेंजेबल, वक्त के साथ परिवर्तनशील है। दूसरा बोलता है स्पेस एंड टाइम में है। स्पेस एंड टाइम में है मतलब, स्पेस एंड टाइम में है मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को पता है स्पेस एंड टाइम में है इसका मतलब क्या है? स्पेस एंड टाइम में मतलब इट इज विजिबल टू यू, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूंगी तो आप जो हो मेरे लिए विजिबल हो, स्टेबल को बोलोगे तो ये आपके लिए विजिबल है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करते कुछ ऐसी चीजों की जिसको हम देख ही नहीं सकते, जैसे कि वन, वन को देख सकते हो, तो वो जो है स्पेस एंड टाइम में क्या है, नहीं अवेलेबल है। तो एक वर्ल्ड के बारे में तो बात कर लिया जो कि क्या था, टेम्पररी था, चेंजेबल था और स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट कर रहा था, एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन एक वर्ल्ड जो कि कौन बोल रहे थे, पार्मेडिस बोल रहे थे ना, वो क्या बोल रहे थे कि एवरीथिंग इज, अगर ये टेम्पररी है तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट। अगर ये चेंजेबल है तो ये क्या हो जाएगा, अनचेंजेबल। अगर ये स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करता है तो ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे वन, हमको नहीं पता वन कहाँ है, ठीक है। काउनेस की बात करते हैं तो हमको नहीं पता कि काउनेस क्या है, लेकिन काउस तो बन रही है, काउस आ भी रही है, काउस जा भी रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है कहाँ से जा रही है बात किसी को भी नहीं पता है। तो जो हेराक्लेटस और जो पार्मेडिस था, दोनों का ही कंबाइन करके कौन बनाया, प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी है दो वर्ल्ड के बारे में। क्या सबको ये समझ में आ रहा है? मैम प्लेटो वाला फिर से बताएंगे क्या? ठीक है, बताते हैं। पहले इतना लिख लिया है क्या सबने, तो फिर मैं बताऊं वापस से, हो गया सबने? देखो हमने जो है स्टार्टिंग से ले रहे हैं ना, एरिस्टोटल के बारे में बताया कि एरिस्टोटल सेड कि फिलोसफी इज द फर्स्ट एंड द लास्ट साइंस, ठीक है। आपके में एक्चुअल में इतने डीप में है भी नहीं, जो मैंने आपको बताया ना थेल्स वगैरह सब चीज आपके में नहीं है, सिर्फ नॉर्मली है कि व्हाट इज वेस्टर्न फिलोसफी। लेकिन यू शुड नो कि भैया अगर वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे तो उसके अंदर में कौन कौन फिलोसोफर एक्चुअल में आते हैं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो एक रिकैप करते हैं, ठीक है। फिलोसफी का वर्ड आपको हर किसी को पता है कि फिलोसफी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स विच इज फिलो एंड सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। एज अ होल फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी की कि एक्चुअल में उसको स्टार्ट किसने किया, तो द वेरी फर्स्ट वाज थेल्स। थेल्स बोलते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ वाटर, हर एक चीज जो है वो पानी से ही मिलकर बना हुआ है। दूसरे आते हैं कौन, एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर बोलते हैं कि ठीक है पानी तो ठीक है कि पानी से मिलकर बना है, बट साथ ही साथ कुछ कुछ तत्व हैं, कुछ कंपोनेंट है जो कि उसके साथ प्रेजेंट है। वो है तो एक ही चीज लेकिन वो अपना फॉर्म जो है वक्त के अनुसार क्या करता है,
चेंज करता है। फिर तीसरा है कौन, पाइथागोरस। पाइथागोरस वाज मोर कंसर्न्ड विद द मैथमेटिकल कंसेप्ट या फिर नंबर्स, ठीक है। वो बोलते हैं हर एक चीज जो है वो क्या है, नंबर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कौन, हेराक्लेटस और पार्मेनिडिस। हेराक्लेटस ये बोलते हैं कि एवरीथिंग इज चेंजेबल इन नेचर, हर एक चीज जो है वो परिवर्तनशील है, वक्त के अनुसार हर चीज जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट पार्मेनिडिस ये बोलते हैं कि चेंज तो ठीक है होते होंगे, बट कुछ चीजें ऐसी है जो कॉमन है, ठीक है। अगर काउ का अगर डेथ हो रहा है और बर्थ हो रहा है तो काउनेस इज कॉमन। ह्यूमन इफ बर्थ हो रहा है, डेथ होता है, तो ह्यूमैनिटी इज कॉमन टू ऑल, ठीक है। उसके बाद आते हैं कौन, सॉक्रेट। सॉक्रेट के बाद आते हैं कौन, प्लेटो। प्लेटो की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लेटो जो है वो दो वर्ल्ड के बारे में बोलते हैं। वो दो वर्ल्ड क्या था, पहला वो बोलते हैं ऐसा वर्ल्ड जो कि चेंजेबल इन नेचर होता है, जो वक्त के साथ साथ परिवर्तनशील है। चेंजेबल है मतलब इट इज टेम्पररी, ठीक है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, वो कैसा है, वो टेम्पररी। और साथ ही साथ कैसे, तो भैया स्पेस और टाइम में कैसा होता है, एग्जिस्ट होता है। यू कैन सी द थिंग्स, यू कैन टच द थिंग। कोई चीजें होती है जो टेंजिबल और इंटेंजिबल होती है, ठीक है। तो स्पेस और टाइम में अगर मैं बोलूंगी एक चेयर है मेरे सामने, मतलब वो एक्चुअली इट इज प्रेजेंट देयर। लेकिन मैं अगर बात कर लूंगी वन और बोलूंगी बताओ वन कहाँ है, तो क्या करोगे, nobody can define it कि where is one, where is God, where is आत्मा, where is soul, किसी को भी ये बात नहीं पता है। तो वहीं पे प्लेटो एक वर्ल्ड को बोलते हैं विच इज चेंजेबल इन नेचर, लेकिन दूसरे वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं विच इज परमानेंट इन नेचर। जैसे कि अगर आप गाय और कामधेनु के बारे में बोलते होंगे, कामधेनु इज द परफेक्ट काउ, है ना। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि स्वर्ग में कौन होंगी, इंद्र, अप्सराएं, तो दे आर द परफेक्ट ह्यूमंस, ऐसा बोल सकते हैं ना हम। और हम क्या है, उनकी कॉपीज, उनकी रेप्लिकास। बात समझ में आ रही है। तो हम जो है वो क्या है, टेम्पररी इन नेचर, हम आएंगे और डेथ हो जाएगा, लेकिन दे आर परमानेंट इन नेचर। तो यही किसकी थ्योरी है, प्लेटो की दो वर्ल्ड की थ्योरी है। प्रतिमा समझ में आया? जी मैम। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट अभी तक के पूरे में? हाँ, फिलॉसफी का कुछ भी कोई भी डाउट है? इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत कहाँ से हुई थी वो बता दो। नहीं लेंगे, पता है तुम लोग के लिए भारी हो रहा है। कहाँ से शुरुआत हुई है इंडियन फिलॉसफी की? एक अपन आज सिर्फ और सिर्फ एक टाइमलाइन कर रहे हैं फॉर द नॉलेज पार्ट, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी या फिर आप क्या बोलते हैं, भारतीय दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी या फिर दर्शन ही लिखो यार। दर्शन किस वर्ड से आया था, दृश्य, इट मीन्स टू सी, ठीक है। अब आपको जाना है कहाँ, हिस्ट्री में जाओ, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या आया था, वेद एंड उपनिषद आया था, नहीं आया था? वेद और उपनिषद के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो वेद में भी कैसे होते थे, चार प्रकार के वेद होते थे। कौन कौन से वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, चार प्रकार के वेदों का कंसेप्ट था, ठीक है। और उपनिषद क्या होते थे, देखो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ किसका होता है, वेदास एंड उपनिषद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसे लिखो वैदिक एज। पहले आप किसकी बात करोगे, वैदिक एज। इस वैदिक एज के अंदर में दो चीज है, एक है वेदास या वेद और दूसरे है क्या, उपनिषद, ठीक है। अब देखो ये वेद भी कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे, ठीक है, उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या होता था, उपनिषद मतलब क्या, टू कम एंड सिट नियर, कि फॉरेस्ट में जाते थे और फिर अरण्यक भी था ना, वो फॉरेस्ट का कंसेप्ट अरण्यक के साथ है। उपनिषद का मतलब क्या होता था, टू कम एंड सिट नियर, क्या यही है? बताइए। बरोबर बोलती तुम्हें। हाँ क्या बोलो प्रतिमा? मैम यही है। हाँ वो तो हमें पता ही, यही है, हम दूसरों से पूछ रहे यही है क्या, है ना। तो देखो 108 उपनिषद हुए हैं बोलते हैं, है ना। और 10 से 12 जो है इट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि कोई उपनिषद तो किसको पता है, हाँ ठीक है। और जबाला उपनिषद तुम लोग को बताया था, जबाला उपनिषद में जो है वो चारों आश्रम के बारे में
मेंशन्ड है, ठीक है। तो देखो उपनिषद थे, ठीक है, तो यहाँ पे ये उपनिषद में ही क्या हुआ, टू कम इन सेट नियर, है ना, टीचर के पास में जाकर बैठना और फिर चीजों को समझना। यहाँ से ही सबसे पहले जो है आत्मा का कंसेप्ट, मोक्ष का कंसेप्ट, रीबर्थ का कंसेप्ट जो है वो आने लगा। किसका किसका, आत्मा दैट इज सोल, ठीक है, रीबर्थ, और मोक्ष जो कि क्या होता है, अल्टीमेट गोल होता है। मोक्ष मतलब मुक्ति, साल्वेशन, लिबरेशन, बात समझ में? हाँ, साल्वेशन, लिबरेशन, मुक्ति, है ना, फिलॉसफी से मुक्ति नहीं है ना, संसार से मुक्ति, ठीक है, यही होता है क्या आपका मोक्ष। देखो अगर आप ये वेदास में पढ़ोगे तो क्या आपने संहिता पढ़ा है, अरण्यक, हाँ, और क्या पढ़ा है, संहिता, अरण्यक, और क्या पढ़ा है, लेट मी सी कितना हिस्ट्री पढ़ा है, वेदांत, मीमांसा, तो वो आ गया है, रुक जाओ ठहरो थोड़ा, वो सब आ गया होगा। ब्राह्मण सुन, पढ़ा नहीं पढ़ा है, कुछ तो बोलो, हाँ ना, कोई रिस्पॉन्स है। हिस्ट्री नहीं पढ़ा है क्या अभी, कुछ भी हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है, तो भाई ऐसा बताना चाहिए ना, मुझे लगा पढ़ लियो, ठीक है। वेदा के अंदर में आप पढ़ने वाले हो क्या, संहिता या संहिता, ठीक है, साथ ही साथ आप पढ़ोगे क्या, अरण्यक, अरण्यक, संहिता, अरण्यक, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो यहाँ पे जो ब्राह्मण का कंसेप्ट है, यही जो है बाद में जाके आपके कास्ट सिस्टम में इन्वॉल्व हो गए, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो देखो अगर आप वैदिक एज की बात करते हैं, ठीक है, एक वैदिक लाइन जो कि एक था आपका क्या अर्ली वैदिक एज और एक आपका था क्या लेटर वैदिक एज, ठीक है। तो अगर आप वैदिक एज की बात करते हो तो उसमें दो कंसेप्ट है। ऐसा बोला जाता है कि वेस्ट की फिलोसफी जो है वो थोड़ी बाद में आई है, इंडियन फिलोसफी जो है वो पहले आ चुकी है। तो अगर पहले आ चुकी है तो सबसे पहले हमें दिखी थी किसमें, वैदिक एज में सबसे पहला। उसमें जो है आप वेदास और उपनिषद में देखते हैं कि वेदास में 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, यजुर्वेद, सबके अपने अपने इम्पोर्टेंस है। वैसे ही अगर आप उपनिषद की बात करोगे तो उपनिषद में ही सबसे पहला कंसेप्ट दिया गया था, किसका, आत्मा, मोक्ष, रीबर्थ, ठीक है। और वहीं पे ये जो वेदास जो है वो वापस से बाइफरकेट किए गए हैं, किसमें, अरण्यक में, ठीक है, आपके संहिता में और ब्राह्मण में, ठीक है। श्रुति और स्मृति किसी को पता है, एक श्रुति और स्मृति, स्मृति मतलब की नॉलेज जो कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर ट्रांसफर होता है, ठीक है, और एक श्रुति मतलब कि जो सुन के जो ट्रांसफर हुआ करता था, ठीक है। तो उसी के ये सब क्या होते हैं, पार्टीशंस होते हैं। देखो ये तो हो गया आपके बारे में क्या, वैदिक एज। अगर आप वैदिक एज के बाद में जाओगे तो आपका कौन सा एज आता है, किसी को मालूम है, वैदिक एज के बाद में कौन सा एज आता है, हाँ, महाजनपद, महाजनपद के बाद नहीं बेटा, हीट्रोडॉक्स सेक्ट जो हमेशा हमेशा बताती हूँ, बुद्धिज्म जैनिज्म का कंसेप्ट, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे को हम लोग करते हैं क्या, एक साथ, जिसमें होती है क्या, नास्तिक और आस्तिक फिलोसफी, ठीक है। नास्तिक इज मोर और लेस, इसको बोलते हैं हीट्रोडॉक्स, ठीक है। और आस्तिक, आस्तिक का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स। चलो, हीट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स किसको बोलते हो, आस्तिक या नास्तिक से आप क्या समझते हैं, क्या, आस्तिक मतलब जो भगवान में मानता है, और जो नास्तिक मतलब जो भगवान में नहीं, ये तो एक कंसेप्ट है। आस्तिक मतलब कि जो वेदास को फॉलो करता है और उसकी नॉलेज को मानता है कि हाँ वो सही है, और नास्तिक वो है जो कि वेदास की नॉलेज को नहीं फॉलो करते हैं। इसीलिए जो हिंदुज्म और हिंदुज्म नहीं, बुद्धिज्म और जो जैनिज्म का जो कंसेप्ट आया था आपका, वो उसी वजह से आया था। क्यों, क्योंकि कास्ट की रिजिडिटी जरूरत से ज्यादा बढ़ रही थी, ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो उसी के अगेंस्ट में कौन से आते हैं, नास्तिक। नास्तिक में आएंगे आपके 3, एक आएगा आपका क्या, चार्वाक, सुना है, चार्वाक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये है आपके कौन से, हीट्रोडॉक्स सेक्ट, या फिर आप बोलते हैं इसको क्या, नास्तिक, ठीक है। और एक आएंगे क्या, आस्तिक। आस्तिक में यहाँ पे क्या आते हैं, आपको पता होगा 6 प्रकार के हैं,
हाँ, सांख्य दर्शन, जिसको षट दर्शन भी बोला जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? 6 हैं। देखते हैं 6 को कैसे पढ़ा गया है। एक है आपका क्या? सांख्य, दूसरा है योग, तीसरा है न्याय, फिर वैशेषिक, फिर हाँ मीमांसा, और फिर वेदांत। वेदांत को क्या बोला जाता है? द एंड ऑफ ऑल वेदास। वेदांत वही होता है ना, वेदों का अंत को ही तो वेदांत कहा गया है। तो देखो यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली? दूसरे और तीसरे की बात कर। ये एक टाइमलाइन है जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी नॉट बी इन योर नोट्स, इसीलिए बोल रही हूँ कि चीजों को लिखते जाओ, क्योंकि ये आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफी में जो है वो डिफरेंशिएशन क्या है, या फिर वेस्टर्न फिलोसफी किसके बारे में बात करता है और इंडियन फिलोसफी किसके बारे में। इतना डिटेलिंग आपको कोई नहीं पूछ रहा है, बात समझ में आ रही है। बट यू हैव टू नो अगर ओरिजिन हुआ है तो कहाँ से हुआ है, क्योंकि क्वेश्चंस कैसा आ जाए हमको क्या पता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे थे? वेद वगैरह में। पहले हो गई भैया वेद की बात कि भैया वैदिक एज आ गया, वेदास के बारे में पता चला और उपनिषद के बारे में पता चला, ठीक है। वेदास में भी देखोगे तो 4 प्रकार के वेद थे, ठीक है। उपनिषद में सबसे पहले कंसेप्ट अराइज हुआ आपके आत्मा, सोल, साल्वेशन और रिबर्थ का। उसके बाद आ गए हम लोग किसमें? नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक इज रिलेटेड टू द चारवाक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, लेकिन जो आपका आस्तिक है इट इज मोर और लेस रिलेटेड टू षट दर्शन, जिसको बोलते हैं क्या? 6 दर्शन का कॉम्बिनेशन। ये क्या है? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अब ठीक है, अब ये सब आ गए, वैदिक एज आ गया, उसके बाद हिंदू ये भी आ गया, बुद्धिज्म और जैनिज्म भी। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद क्या था? इसके बाद किसी को कुछ पता है? मैम सीई में हम लोग का चरक समेत आया था। क्या बोले? कॉमन एरा में हम लोग का चरक समेत आया था जिसमें मेडिसिन के बारे में दिया गया था। हाँ हाँ संहिता, हाँ वो संहिता के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं अपन, उसको ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंस कर चुके हैं। और आगे में क्या था? मुस्लिम का इन्फ्लुएंस था, इस्लाम। मिडाइवल एज में आओगे नहीं आओगे? गुप्ता को छोड़ देना है ना, मिडाइवल एज में आओगे ना, तो इसमें क्या होगा? बेसिकली इस्लाम के आने से कुछ टाइम पहले तक के और उनके जाने के कुछ टाइम बाद तक के एक पर्टिकुलर फेज में, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसकी बात करोगे तो अराउंड 4th सेंचुरी बीसी के आसपास का है क्या ये टाइमलाइन, अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का, ठीक है। तो वो भी आपका एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में, जब इस्लाम जो है आए थे उसके थोड़ा टाइम पहले और जब गए उसके थोड़े टाइम बाद, उस फेज को हमको क्या करना है? आगे स्टडी करना है, ठीक है। तो सब लोग देख कर आएंगे कि इस्लाम का अराइवल और डिपार्चर कब हुआ था, ठीक है। क्योंकि एक दिन में अगर सब चीज बता दिया तो क्या हो जाओगे? गोल गोल घूम जाओगे। इस्लाम के अराइवल के बाद या उस समय अपन को भक्ति मूवमेंट देखने को मिला, फिर एकदम 15th और 14th सेंचुरी में हम लोग को भक्ति, सूफी और सिखिज्म देखने को मिला था। यस, यही हमको पढ़ना है आगे कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट में भी अगर आप देखोगे तो बहुत अलग अलग थे, जैसे कि अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, बहुत सारे कंसेप्ट है जो कि हमको आगे क्या करना है? पढ़ना है। एक टाइमलाइन जो है वो कंटिन्यूस सीरीज में आपकी चलेगी। जैसे इन्होंने बोला भक्तिज्म आएगा, सूफीज्म आएगा, उसके बाद सिख का भी कंसेप्ट यहीं पर ही आने वाला है। हर एक चीज को हमको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा सा क्रॉक्स नॉलेज लेना है कि अगर फिलोसफी उस टाइम वेदा से लेकर के अब तक की फिलोसफी हमको क्या करना है? एक टाइमलाइन के थ्रू देखना है, ठीक है। आज सबको हर चीज कंसेप्ट क्लियर है? आज क्या पढ़ा है वो क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। सबको समझ में आया नहीं आया? जी मैम आया। चलो